वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। टेक्नोराइज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 IRPWM का इसमें पार्ट सी दैट इज नथिंग बट शॉर्ट वेल्डेड रेल्स यानी SWR जिसे हम आमतौर पर कहते हैं वो पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ये चैप्टर जो है ये वेल्डेड रेल से रिलेटेड ही है। चैप्टर नंबर 3 हमारा जो हम पढ़ रहे हैं अभी, तो इसमें हमने शुरुआत में पार्ट ए में, क्योंकि अगर जब हम वेल्डेड रेल की बात करेंगे तो वेल्डेड रेल के अंदर हमारे SWR दैट इज शॉर्ट वेल्डेड रेल, LWR लॉन्ग वेल्डेड रेल, CWR कंटिन्यूस वेल्डेड रेल, ये तीन टाइप्स ऑफ रेल्स आती है। अब ये रेल्स को वेल्ड किया जाता है या तो एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस से या तो फ्लैशबेड प्रोसेस से। इस वजह से पार्ट ए आपका एल्यूमिनोथर्मिक वेल्ड हो गया, पार्ट बी आपका हो गया फ्लैशबेड वेल्ड जो हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया। आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट सी दैट इज शॉर्ट वेल्डेड रेल्स। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसे SWR कहते हैं, SWR। दोस्तों थोड़ा सा हम लोग पीछे जाएंगे अगर हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैक स्ट्रक्चर्स की, अगर हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैक स्ट्रक्चर्स की, तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनुमरेट करूंगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रैक स्ट्रक्चर्स आर देयर इन इंडियन रेलवेज। तब इसको पढ़ने में जरा सा हमें मजा आएगा। ओके, तो एक बार मैं जरा इसको एन्यूमरेट कर देता हूं। तो दोस्तों जैसे हमने देखा कि देर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ ट्रैक स्ट्रक्चर्स दैट एग्जिस्ट इन इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में 4 प्रकार के ट्रैक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला है, सबसे प्रिमिटिव कहेंगे हम लोग उसको, फिश प्लेटेड ट्रैक स्ट्रक्चर। फिश प्लेटेड ट्रैक स्ट्रक्चर यानी कि हर रेल लेंथ के बाद में आपको जोड़ मिलेगा, यानी फिश प्लेटेड जॉइंट मिलता है। दिस इज कॉल्ड एज फिश प्लेटेड ट्रैक स्ट्रक्चर। हम ब्रॉडगेज पढ़ रहे हैं। ब्रॉडगेज में हमारी एक रेल लेंथ होती है 13 मीटर्स की, स्टैंडर्ड रेल लेंथ 13 मीटर्स की है। दो वी आर रोलिंग रेल्स ऑफ 26 मीटर 39 मीटर्स एज वेल। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि एक रेल पैनल या स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेल, तो वी विल कॉल इट एज 13 मीटर्स। तो फिश प्लेटेड ट्रैक स्ट्रक्चर में हर 13-13 मीटर पे आपको जोड़ देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करेंगे तो दूसरा हमारा है दैट इज शॉर्ट वेल्डेड रेल दैट इज SWR। ठीक है, इसके बाद आता है लॉन्ग वेल्डेड रेल LWR, और उसके बाद आता है कंटिन्यूअस वेल्डेड रेल यानी कि आपका CWR। तो ये जो तीनों है, शॉर्ट वेल्डेड रेल, लॉन्ग वेल्डेड रेल, कंटिन्यूअस वेल्डेड रेल, ये इस चैप्टर नंबर 3 में हमारा कवर होता है दोस्तों। इसमें आप अगर देखेंगे दोस्तों तो ये तीनों ही एक ही फैमिली के हैं, यानी कि सारे के सारे डब्ल्यू दैट इज वेल्डेड रेल, सारे के सारे वेल्डेड रेल है। यहाँ पर फिश प्लेट की बात हो रही थी तो यहाँ पर वेल्डेड रेल्स की बात हो रही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही कंप्लीटली डिफरेंट है दोस्तों। ठीक है, कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे दोस्तों। और फिश प्लेटेड से कंपेयर अगर हम लोग करेंगे तो इसे हम लोगों को आज सीखना है। ओके, तो दोस्तों हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैक स्ट्रक्चर्स देख लिए, हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट वेल्डेड रेल। मैं अगर कंपेयर करके आपको बताऊं दोस्तों, अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊं कि फिश प्लेटेड ट्रैक और शॉर्ट वेल्डेड रेल में फर्क क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले तो नीड समझना पड़ेगा कि हम क्यों फिश प्लेटेड ट्रैक स्ट्रक्चर से वी मूव ऑन टू वेल्डेड रेल्स, चाहे वो शॉर्ट है, कंटिन्यूस लॉन्ग है या कंटिन्यूस वाली है, कोई भी होने दो। तो रीजन दोस्तों सिंपल है, हमारे रेलवे ट्रैक में जितना रेल जॉइंट होता है उतना ही हमारा मेंटेनेंस बढ़ता है। मोर द नंबर ऑफ रेल जॉइंट्स, या ये कहा जाए कि फिश प्लेटेड जॉइंट्स टू बी स्पेसिफिक, मोर द नंबर ऑफ फिश प्लेटेड जॉइंट्स मोर विल बी मेंटेनेंस। आप फिश प्लेटेड ट्रैक की अगर आप बात करेंगे, एक तरफ से आप मेंटेनेंस करते हुए चले जा रहे हैं, जॉइंट्स को अटेंशन करते चले जा रहे हैं, आप आगे पहुंचे, पीछे थोड़े दिनों के बाद फिर से खराबी आपको देखने को मिलती है। राइडिंग क्वालिटी खराब होती है दोस्तों, मेंटेनेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पैकिंग लूज होती है, वहां पर आपकी बोल्ट्स टूटते हैं, आपके फिश प्लेट क्रैक होती है, आपकी रबर पैड ज्यादा क्रश होती है, वहां पे बलास्ट पल्वराइज होता है, स्लीपर में नॉचिंग होती है, करीब करीब सारी सारी बीमारी, बैटरिंग और हॉगिंग, बहुत सारी प्रॉब्लम आपको उस जॉइंट पे देखने को मिलती है। एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग, एक तरीके से कह सकते हैं कि कंप्लीट
ये कह सकते हैं हम लोग कि वहां पर एक तरीके का कैंसर है हमारे ट्रैक का, जो है फिश प्लेटेड जॉइंट। तो कोशिश होती है कि नंबर ऑफ जॉइंट्स कम किया जाए। तो शुरुआती दिनों में हमने क्या किया, कि जब वेल्डिंग टेक्नोलॉजी हमारे पास आई तो हमने कुछ रेलों को वेल्ड कर दिया, ताकि जॉइंट्स हमारे कम हो जाए। अब कुछ गैप वगैरह हमने दे रखा था शुरुआत में। 13 मीटर की रेल में आमतौर पर 6 mm का गैप हम प्रोवाइड करते हैं। वाई डू वी प्रोवाइड द गैप सो दैट जो भी आपका व्हाट वी से रेल का एक्सपांशन होगा, बिकॉज इट इज मेटल, लोहा है, हीट से बढ़ेगा, है कि नहीं, तो उसको बढ़ने के लिए जगह चाहिए, इसके लिए हम गैप देते थे। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता था, एक्सपांशन के टाइम पे उसको जगह लगेगी, इसलिए हम वहां पर थोड़ा सा वी यूज टू प्रोवाइड सम गैप ओवर देयर, बराबर। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हमने फिर बाद में वेल्डिंग करना शुरू किया ताकि नंबर ऑफ जॉइंट्स को हम कम करें। तो सबसे पहले हमने क्या किया, शॉर्ट वेल्डेड रेल बनाई, यानी कि इसके अंदर कुछ रेलों को हमने वेल्ड किया। शुरुआती दिनों में दोस्तों अगर आपको फैक्ट्स की बात करें तो शुरुआती दिनों में 5 रेल्स को वेल्ड किया गया। हाउ मेनी? 5 रेल्स। तो 13 5 65, बराबर है। तो 65 मीटर्स की रेल हो गई वेल्ड, यानी 5 रेल्स को वेल्ड किया, और उसके बाद में एंड में जॉइंट्स, ताकि नंबर ऑफ व्हाट वी से जॉइंट्स कम हो जाएंगे हमारे, और उसके बाद में फिश प्लेटेड जॉइंट्स है, मेंटेनेंस वगैरह के हिसाब से आसानी हो जाएगी। बट जो कैलकुलेशन के हिसाब से SWR को 5 रेल पैनल्स के हिसाब से बिछाया गया था, विच इज नॉट इन योर मैनुअल, तो वहां पर प्रॉब्लम ये देखने को मिली कि वहां पर बकलिंग वगैरह के इश्यूज वगैरह देखने को मिलते थे। ठीक है, क्या है, बकलिंग वगैरह देखने को मिलते थे। तो इस वजह से दोस्तों क्या किया गया, रेल को, पैनल को 65 मीटर को कट करके 2.5 पैनल कर दिया, यानी 2.5 पैनल कर दिया गया। 5 पैनल जो था 13 5 65, तो उसको 2.5 कर दिया गया। ठीक है, आई बात समझ में? तो उस वजह से तो 32.5 मीटर के आसपास हो गए। तो अब क्या हो गया, आज की तारीख में अगर आप देखेंगे SWR, तो इट विल बी आइदर 26 मीटर और 39 मीटर। ठीक है, ये दोनों के बीच में, क्योंकि अब देखिए 2.5 रेल पैनल उस टाइम उन्होंने 5 को काट के तो कर दिया था, और उसके बाद में देखा रिजल्ट्स आर सेटिस्फैक्टरी। तो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी सी, या तो 26 मीटर का हम रेल पैनल बिछाते हैं SWR में, या 39 मीटर ऑल्सो इज ओके। अब इसके क्या कॉन्सेप्ट है, क्या बेसिक्स है, इसे हमें पढ़ना है। ओके, तो अभी आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया SWR का। फिश प्लेटेड ट्रैक में ये कॉन्सेप्ट था कि 13 मीटर की रेल को एज पर द कैलकुलेशन व्हेन वी प्रोवाइड 6 mm का गैप, it was sufficient for the rails to expand and contract. It was working very well as far as expansion and contraction is concerned. लेकिन दोस्तों उसके साथ में नंबर ऑफ जॉइंट ज्यादा हो रहे थे। हमने जब वेल्ड करना चालू किया, आप सवाल ये आता है दोस्तों कि अगर हमने 2 या 3 रेल पैनल, एज वी आर सेइंग कि हम लोग 2 या 3 रेल पैनल को वेल्ड कर देते हैं, तो SWR या तो 26 मीटर की होगी या तो 39 मीटर की होगी। तो यहाँ पर जॉइंट का एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन 6 mm के हिसाब से क्या होगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि 3 रेल पैनल्स को वेल्ड कर रहा हूं, इंस्टीड ऑफ ये 1 रेल 2 रेल 3 रेल की जगह हम क्या करते हैं कि सीधे सीधे इनको एक बना देते हैं, यानी यहाँ पर वेल्डिंग हो गई, यहाँ पर वेल्डिंग हो गई, तो 39 मीटर हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? तो 39 मीटर हो गया। अब उस कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाएगा तो यहाँ पे जो गैप है, यहाँ पे जो गैप है, ये सारे गैप को मिलाएंगे तो 12 mm या 15 या 18 mm के आसपास तो कुछ गैप डेवलप होता है, बराबर है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि SWR आने के साथ में हमने थोड़ा सा बेसिक इंजीनियरिंग जो होती है उससे थोड़ा आगे बढ़कर हम लोग थोड़ा सा एडवांस स्टेज पर चले गए। लाइक व्हाट, पहले जो कॉन्सेप्ट था कि 6 mm का गैप देना है, भारत की किसी भी जगह पर आप चले जाइए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंटर एनीवेयर, चाहे आप कश्मीर में चले जाए, तमिलनाडु में चले जाए, महाराष्ट्र में चले जाए, अरुणाचल प्रदेश में चले जाए, कहीं पर भी चले जाए, किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में उस टाइम बेसिक था कि वह 6 mm का गैप देना है। लेकिन SWR पे आने के बाद में हमने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया कि लाइक भारत के अलग अलग प्रांत में अलग अलग समय पर अलग अलग मौसम होता है।
ठीक है, तो जहां पर जैसी आवश्यकता होगी हम उतना ही गैप देंगे, बिकॉज वी ऑल नो दैट कि समझो मेरी दो रेलें हैं, समझो मेरी दो रेलें हैं, तो इसमें जो गैप होता है, जितना ज्यादा गैप होगा उतना ज्यादा ये जहां यहाँ पर डिटोरिएशन होगा, इस जॉइंट पे डिटोरिएशन होगा। लेस लेसर द गैप, लेस विल बी मेंटेनेंस, मोर द गैप, मोर विल बी मेंटेनेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? जैसे जैसे आप गैप बढ़ाएंगे वैसा वैसा आपका मेंटेनेंस बढ़ता चला जाएगा। तो इस चीज को जरा सा मतलब ध्यान में रखते हुए क्या किया गया कि भाई गैप जो है 6 mm देना है, ठीक है, 6 की जगह 12 भी दे सकते हैं, 15 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एज फार एज वो कोई कभी जब तक आपको कोई ट्रबल नहीं देता, ठीक है। तो अब वहां पर कहां पे कितना गैप देना है, तो उसके लिए वी वेंट फॉर लाइक कि हमारा जो है भारत को पूरे हमारे 4 जोन्स में टेम्परेचर के आधार पर, रेल टेम्परेचर के आधार पर 4 जोन्स में बांट दिया गया, ठीक है। मैंने अभी कुछ स्टार्ट नहीं किया, मैं सिर्फ बेसिक्स पर बात कर रहा हूं। आप सभी लोग जानते हैं हमारे इस मैनुअल के अंदर एक मैप है जो रेल टेम्परेचर से रिलेटेड है, जिसके अंदर इंडियन रेलवे इज हैज डिवाइडेड द होल कंट्री इनटू 4 पार्ट, जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4, ठीक है। तो वो क्या है, रेल टेम्परेचर के आधार पर है। रेल टेम्परेचर एम्बियंट टेम्परेचर से बिल्कुल अलग होता है। व्हाट इज एम्बियंट टेम्परेचर? जो आपको जो है न्यूज में मिल जाती है, आईएमडी के द्वारा दिया गया, या आजकल गूगल वगैरह करेंगे तो वहां पर भी आपको मिल जाता है ना कि मौसम का क्या हाल है, क्या टेम्परेचर है, क्या तापमान है। मौसम का तापमान रेल का तापमान सेम नहीं होता दोस्तों, ठीक है नहीं। रेल का तापमान वो तापमान है जो आप व्हेन यू पुट थर्मोमीटर ऑन द रेल एंड यू गेट द रीडिंग, दैट इज नथिंग बट द रेल टेम्परेचर, ठीक है। दैट इज बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट। So based on rail temperature, not the ambient temperature, it has been divided. The whole country is divided into 4 zones: zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. Zone 1 ऐसा है जहां पर temperature variation, I'm talking about temperature variation, I'm not talking about the temperature. See, if we go to the southern part of India, so we are very near to equator, है कि नहीं? जो इक्वेटर कर्क रेखा है उससे हमारा दक्षिण भारत काफी करीब है। दैट इज द रीजन वहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। एंड इफ वी गो टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ इंडिया, सो इट इज फार फ्रॉम इक्वेटर, तो वहां इतना टेम्परेचर नहीं होता। एट टाइम्स होता है सीजनली, लेकिन अदरवाइज नहीं होता, है कि नहीं? बट सीजनल वेरिएशन की इफ वी टॉक अबाउट द सीजनल वेरिएशन, यानी कि ठंड का मौसम में क्या टेम्परेचर है, गर्मी में क्या डिफरेंस है, तो इफ वी गो टू द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया तो वहां पर सबसे कम डिफरेंस होता है। एंड इफ यू गो टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन होता है कि नहीं? बहुत ज्यादा ठंड में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। उस आधार पर जोन्स में, अलग अलग जोन्स में उसको डिवाइड कर दिया गया है। तो उस जोन के हिसाब से जो है क्या किया गया है कि गैप्स वगैरह कितना दिया जाएगा, ये सारा डिस्कस किया गया है। तो यही चीज हमको यहाँ पर दोस्तों पढ़नी है, जो चीज आपको मैनुअल में कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी, लेकिन दिस इज द बेसिक इसेंस, जिससे कि आपको समझ में आएगी सारी चीजें, ठीक है। ये सब टेम्परेचर जोन वगैरह है ना, ये मैं इसी के लिए बता रहा था ताकि आपको आगे समझ में आए। चलो अभी हम लोग थोड़ा सा जनरल पे बात करेंगे यहाँ पर। अभी नाउ विल बी स्टार्टिंग विद द कंटेंट एज वेल। Para 317 general. SWR shall be laid generally on stable and efficiently drained formation. SWR मैंने आपको बता दिया शॉर्ट वेल्डेड रेल, यानी कि 3 रेलों को वेल्ड कर दिया। दो, मैं 3 कहूंगा, 2 भी हो सकती है, 3 कह रहा हूं मैं, लेकिन ठीक है। SWR shall be laid generally on stable and efficiently drained formation. फिर आगे क्या कहा, 100 mm extra width of shoulder ballast over and above the standard ballast section on tangent track shall be provided on outside of curves up to 875 meter radius. क्या कहा कि जो शोल्डर ब्लास्ट की विड्थ के बारे में बात हो रही है कि भाई आपका फिश प्लेटेड ट्रैक का जो आपका प्रोफाइल होता है, अब एसडब्ल्यूआर में क्या है, क्या कहा गया, 100 mm extra width of shoulder ballast over and above the standard ballast section on tangent track shall be provided on outside of curves up to 875 meter radius. यानी स्ट्रेट ट्रैक से लेकर रेडियस अप टू 875 मीटर। स्ट्रेट ट्रैक का रेडियस क्या होता है, दैट इज इंफिनिटी।
उससे धीरे 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 कम होते होते 875 मीटर्स तक हम आ गए। ठीक है, तो वहां पर क्या है, आउटर पार्ट में, आउटर एज पे, वहां पर यानी आउटर रेल की तरफ वाला हिस्सा, दैट इज कॉल्ड एज आउटर, आउटसाइड ऑफ कर्व, दैट इज नथिंग बट आउटसाइड ऑफ कर्व, वहां पर एक्स्ट्रा 100 mm का शोल्डर विड्थ हैज टू बी प्रोवाइडेड। ठीक है, फिर बाद में क्या कहा, इन केस ऑफ शार्पर कर्व्स द एक्स्ट्रा विड्थ शैल बी 150 mm। स्टैंडर्ड आपका मान के चले 300 mm, मैनुअल में कुछ डायग्राम में 305 mm लिखा, मैं लमसम 300 बोलता हूं उसको। 300 mm हमारा आउटर एज में हमारा बलास्ट होता है एसडब्ल्यूआर में। ठीक है, तो अगर आपका ट्रैक कर्व ट्रैक है एंड द रेडियस इज अप टू 875 मीटर, इन दैट केस we will provide 300 plus 100, that is 400 mm shoulder ballast width on outer edge, outside of curve। ठीक है, outer rail की तरफ। but if the curve is sharper than 875 meter, 875 मीटर से शार्पर होगा, तो उस परिस्थिति में in that case this extra width shall be 150 mm, that means 300 plus 150, that is 450 mm तक आपका वो शोल्डर ब्लास्ट विथ हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, ये कहा गया। फिर बाद में क्या कहा, एसडब्ल्यूआर के लिए कहा गया है, एसडब्ल्यूआर हम पढ़ रहे हैं ना, लेकिन कहा अगर आप एसडब्ल्यूआर, इफ यू आर लेइंग एसडब्ल्यूआर विथ 60 केजी रेल, 60 केजी रेल से 60 केजी पर मीटर की रेल से आप एसडब्ल्यूआर बिछा रहे हैं, तो आप एसडब्ल्यूआर तो बनाएंगे, लेकिन बलास्ट प्रोफाइल की बात हो रही है, वो दैट विल बी ऑफ LWR, LWR का होगा। ठीक है, वो क्या होगा, LWR का प्रोफाइल आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा ना। यहां पर पूछा जा रहा है कि व्हाट डज इट मीन बाय द टर्म शार्पर। शार्पर का मतलब क्या है, सिंपल मैं आपको बता देता हूं कि ये मेरा सेंटर है और यहाँ पे दो कर्व है। ठीक है, ये एक कर्व है, ये समझो दूसरा कर्व है। ठीक है, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं, इसको 2 दे देता हूं। ठीक है, नाउ इफ आई टॉक अबाउट द रेडियस, if I talk about the radius, the one very closer to the center will be called sharper, and the one farther from center, जो सेंटर से दूर होगा, उसको हम फ्लैटर कहते हैं। शार्पर एंड फ्लैटर, जाहिर सी बात है, जो सेंटर से करीब होगा उसकी रेडियस सेंटर से कम होगी, दूरी सेंटर से कम है, रेडियस इज लेस, लेसर द रेडियस शार्पर द कर्व, लार्जर द रेडियस फ्लैटर द कर्व। ठीक है, तो ये टर्म समझने के लिए बहुत बेसिक है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन बाय शार्पर कर्व। शार्प का मतलब जो सेंटर से करीब हो। ठीक है, नाउ व्हेन वी से अप टू 875 मीटर टेंजेंट ट्रैक यानी स्ट्रेट ट्रैक। ठीक है, तो जब अप टू 875 मीटर यानी कि स्ट्रेट ट्रैक से अप टू शार्पनेस ऑफ 875 मीटर तक आप कितना देंगे एक्स्ट्रा बलास्ट विथ आउटर एज पर 100 mm, एंड व्हेन इट इज शार्पर देन 875 मीटर, तो इट विल बी इंस्टेड ऑफ 100 mm एक्स्ट्रा विल प्रोवाइड 150 mm एक्स्ट्रा बलास्ट विथ। ठीक है, और फिर एक और चीज यहाँ पे इन्होंने कह दी कि अगर 60 kg की रेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं एसडब्ल्यूआर बिछाने के लिए, if we are using SWR for if you are making SWR with 60 kg rail, so instead of going for this irrespective of this radius, we will go for LWR profile। ठीक है, LWR प्रोफाइल को हमको फॉलो करना पड़ेगा। LWR प्रोफाइल में हम क्या करते हैं, LWR प्रोफाइल में हमारा जो है शोल्डर, देखिए आपको बताता हूँ, SWR में आपका स्लीप जो है ना, शोल्डर ब्लास्ट विड्थ की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं। ये स्लीपर है आपकी, तो SWR में अगर आप बात करेंगे ब्लास्ट प्रोफाइलिंग की, तो वो
इस प्रकार से आपका शोल्डर होगा यानी स्लीपर के एज से ये फ्लैट। अगर आप मैनुअल में देखेंगे डायग्राम में तो आपको ऐसा ही दिखेगा, इसी लेवल पे होगा। लेकिन ये जो विड्थ कैलकुलेशन जो हम करते हैं, ये जो कैलकुलेशन हम करते हैं स्लीपर के एज से ही करते हैं, तो ये होता है बराबर। तो फिश प्लेटेड में और एसडब्ल्यूआर में इस प्रकार से होता है, ठीक है, ये आप समझ गए। लेकिन एलडब्ल्यूआर में व्हाट इज डिफरेंट, एलडब्ल्यूआर में इफ वी गो इन एलडब्ल्यूआर तो वहां पर आपको कुछ ऐसा रेज्ड पोर्शन मिलता है बराबर। अगर इसको कैलकुलेशन की बात करेंगे तो ये स्लीपर ऐसे 100 mm हाइट होती है और विड्थ आपकी यही होती है, ठीक है। हाँ, विड्थ की वैल्यू अलग जरूर होगी। प्लेन ट्रैक में इंस्टीड यहाँ पर जो 300 mm का होता है यहाँ पे 350 mm होगा, और कर्व में आउटर एज में 350 प्लस 150 दैट इज 500 तक होता है, ठीक है। यहाँ आगे हम एलडब्ल्यूआर पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा मैं जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पैरा 318 में, पैरा 318, पैरा 318 दैट इज नथिंग बट कंडीशंस ऑफ लेइंग, ठीक है। कंडीशंस ऑफ लेइंग यानी कि एसडब्ल्यूआर बिछाने के लिए क्या शर्तें हैं। तो पहली बात करेंगे हम लोग अलाइनमेंट की। तो क्या कहा, एसडब्ल्यूआर ऑन पीएससी स्लीपर्स shall not be laid on curves sharper than 440 मीटर रेडियस। क्या कहा, एसडब्ल्यूआर को अगर आप पीएससी स्लीपर पर बिछा रहे हैं तो इट शैल नॉट बी लेड ऑन कर्व्स शार्पर देन 440 मीटर रेडियस, 440 मीटर रेडियस से शार्पर पर आप एसडब्ल्यूआर नहीं बिछाएंगे। दैट मीन्स एक लिमिट आ गई। हमने जब वहां पर बलास्ट की प्रोफाइल की बात की तो शार्पर देन 875 के लिए आउटर रेंज में कहा था कि 150 mm तक एक्स्ट्रा हम विड्थ दे सकते हैं, वो ओके है। यहां पर बात हो रही है कि एसडब्ल्यूआर ऑन पीएससी स्लीपर शैल नॉट बी लेड ऑन कर्व शार्पर देन 440 मीटर, यानी 440 मीटर से शार्प, यानी 440 से शार्प क्या होगा, 400 मीटर, 350 मीटर, 200 मीटर, ये सारी वैल्यू शार्पर में आएगी। तो वहां पर शार्पर देन 440 मीटर वहां पर एसडब्ल्यूआर नहीं बिछेगी अगर आप पीएससी स्लीपर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो, ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर आगे क्या कहा, एग्जिस्टिंग एसडब्ल्यूआर laid on sharper curves may however be allowed to continue if there is no difficulty experienced in maintaining these lengths। देखिए, नए बिछाने के लिए मना कर दिया गया कि भाई 440 मीटर से शार्प पे पीएससी स्लीपर पे एसडब्ल्यूआर आप नहीं बिछाएंगे। फिर कहा, अगर आपके पास कहीं पर एसडब्ल्यूआर ऑलरेडी शार्पर देन 440 मीटर पे इट इज ऑलरेडी लेड ऑन लाइन और उसमें मेंटेनेंस में किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी नहीं आती है तो उसे कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन हमारे सीटी साहब की अप्रूवल लेनी पड़ेगी इस केस में। चीफ ट्रैक इंजीनियर्स अप्रूवल शैल बी टेकन इन सच केसेस। आई बात समझ में। इससे एक समझ में आती है बात दोस्तों कि व्हेन वी आर लेइंग एसडब्ल्यूआर विद पीएससी स्लीपर ऑन शार्पर देन 440 मीटर रेडियस, उस परिस्थिति में मेंटेनेंस इश्यूज आते हैं। इसी वजह से कहा कि अगर एग्जिस्टिंग एसडब्ल्यूआर आपका 440 मीटर से शार्पर पे अगर कहीं पर है और अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का डिफिकल्टी मेंटेनेंस में नहीं है तो उसे कंटिन्यू किया जा सकता है, बशर्ते कि सीटी सर का अप्रूवल ले लिया जाए केस टू केस बेसिस पर, जहां पर भी ऐसा है, ठीक है। तो ये एक आप चीज समझ गए कि एसडब्ल्यूआर शैल नॉट बी लेड ऑन कर्व शार्पर देन 440 मीटर रेडियस एंड इफ इट इज एग्जिस्टिंग सीटीज अप्रूवल लेकर उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं अगर कोई मेंटेनेंस इशू नहीं है, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, junction with insulated joints and points and crossings। Junction with insulated joints and points and crossings। SWR butting against insulated joints, heel of crossing and stock rail joints। SWR butting against insulated joints, heel of crossing and stock rail joint shall be anchored for a length of 39 meter on the approach effectively to arrest creep in either direction।
SWR butting against insulated joints, heel of crossing a stock rail joint shall be anchored for a length of 39 मीटर on the approach effectively to arrest creep in either direction। यानी कि जहां पर भी आपका इंसुलेटेड जॉइंट होगा, जहां पर भी आपका इंसुलेटेड जॉइंट होगा और जहां पर आपका टर्नआउट में हील ऑफ क्रॉसिंग आ जाएगा, स्टॉक SRJ आ जाएगा, है कि नहीं, उस जगह पर आपको क्या करना पड़ेगा, 39 मीटर तक आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रैक को एंकर करके रखना पड़ेगा, ताकि जो भी क्रीप आपकी कंटिन्यूएशन में आ रही है ये आपके इंसुलेटेड जॉइंट्स में या टर्नआउट में, मैं सिंपल बोलूंगा हील ऑफ क्रॉसिंग स्टॉक रेल जॉइंट ये क्या है, इट इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ टर्नआउट। तो जहां पर भी स्विच आएगा, तो चाहे आप SRJ तरफ से चाहे हील ऑफ क्रॉसिंग तरफ से, 39 मीटर का पार्ट जो है इट हैज टू बी एंकर्ड, है कि नहीं, 39 मीटर ऑन द अप्रोच इफेक्टिवली टू अरेस्ट क्रीप इन अदर डायरेक्शन, तो इट शैल बी एंकर्ड। ठीक है, आई बात समझ में, उसको एंकर करके ले लेना है। ठीक है, ठीक है। हाँ, यहां पर अब दो क्वेश्चंस है, दोनों को मैं आंसर करता हूं। लाइक वन इज व्हाट टाइप ऑफ इश्यूज अराइज फॉर मेंटेनेंस ऑफ SWR, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे ना, SWR को मेंटेनेंस करने में क्या इश्यूज आते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी आगे जानेंगे तो मैं उस पर बात करूंगा। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज एंकर्ड। देखिए एंकर का मतलब क्या है, देखो सिंपल है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता देता हूं आपको कि भाई आप जब ट्रैक बिछाते हो आपके पास देयर आर सो मेनी जॉइंट्स। ठीक है, हम यहाँ पर थोड़े से कुछ जॉइंट्स गैप्स ले लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, हम जब गैप प्रोवाइड करेंगे, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर कुछ जॉइंट्स के गैप्स ले रहा हूं, हम जब गैप्स प्रोवाइड करेंगे तो करीब करीब सब जगह इक्वली गैप देंगे। ठीक है ना, ठीक है, तो ये जो गैप्स हैं हमने तो दिया शुरुआत में इक्वल, लेकिन गाड़ी चलती चलते, गाड़ी चलते चलते एक ही डायरेक्शन में सपोज गाड़ी चल रही है, उस परिस्थिति में या बिकॉज ऑफ द gradient what happens, it has been seen at times कि ये जो है ना गैप्स सब, जो एक एग्जांपल मैं देता हूँ समझने के लिए आसान हो जाएगा आपके लिए। मान के चलिए कि इस तरीके का ग्रेडियंट है, इस तरीके का ग्रेडियंट है, तो क्या होगा दोस्तों मालूम क्या, ग्रेडियंट की वजह से धीरे 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 ये जो गैप था ना, गैप धीरे धीरे यहाँ की इस तरफ के कम हो जाएंगे और ऊपर की तरफ के जो होंगे ना जॉइंट्स, इसमें आपको इस प्रकार से ना गैप ज्यादा मिल जाएंगे, यानी कि पीछे की तरफ कहूंगा, यहाँ पे मैं इसको मैं कम नहीं बना रहा हूँ लेकिन आप समझे कम हो गए, और यहाँ की तरफ देखेंगे तो आपको गैप ज्यादा मिल जाएगा, यानी कि क्या हो रहा है, गैप जो है आपका बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, कच्चा पक्का आप ऐसा समझे कि ये जो गैप्स है ना यहाँ पर बहुत कम हो गए और यहाँ पर जाके ये गैप ज्यादा हो गए, तो ये बिकॉज, तो ये इट इज बिकॉज ऑफ क्रीप, यानी कि रेलों का रेंगना या सरकना। ठीक है, अब इसको कहते हैं क्रीप, ये आप समझ गए। इस क्रीप को अरेस्ट करने के लिए जो प्रक्रिया है दैट इज कॉल्ड एज एंकरिंग। एंकरिंग में हम क्या करते हैं, एंकरिंग में हम क्या करते हैं कि आपकी समझो ट्रैक में ये समझो स्लीपर हैं। ठीक है, मैं थोड़ी सी दो चार स्लीपरें बना के आपको बताता हूं कि स्लीपरें हैं और आपकी ये रेल है। ठीक है, ये समझो आपकी रेल्स हैं। ठीक है, दीज आर योर रेल्स। तो एंकरिंग की प्रक्रिया में क्या होता है दोस्तों, एंकरिंग में क्या होता है दोस्तों कि व्हाट वी जनरली डू ओवर हियर इज कि हम एक क्रीप एंकर आता है, इस प्रकार से रेल की फुट में लगा देते हैं, बिल्कुल स्लीपर को ऐसा कहेंगे कि बिल्कुल टच करके, ताकि मेरी रेल अगर फर्दर और मूव ऑन होना चाहे तो नहीं जा पाए। ठीक है, तो ये दोनों तरफ ही लगेगा, खैर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बनाया, एक ही तरफ बनाया था। ठीक है, गेटिंग द आइडिया बिहाइंड इट, यानी रेल के फुट में एक ऐसा रेल का फुट अगर मैं बनाऊं तो थोड़ा सा समझाना आसान पड़ेगा। ये रेल है समझो मेरी। ठीक है, तो रेल के फुट में हम क्या करते हैं, इस प्रकार का एक अरेंजमेंट होता है, हम लगा देते हैं। ठीक है, और इसको बिल्कुल स्लीपर को बट इन कर देते हैं, तो ये फुट में सिर्फ लगाया जाता है। अब क्या होता है जब रेल आपकी मूव होना चाहिए इधर, तो ये क्या होगा कि ये ऑलरेडी लगा हुआ है तो आगे मूव ऑन होना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो दिस इज कॉल्ड एज क्रीप एंकर्स। दिस आर कॉल्ड एज क्रीप एंकर कहते हैं इनको हम लोग, ये मूव होने देते नहीं, तो इसको कहते हैं कि क्रीप एंकर। ठीक है,
ठीक है, आप गूगल कर लेंगे तो क्रीप एंकर्स इन रेल आप टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने डायग्राम बता दिया कच्चा पक्का, इसी प्रकार का होता है। एग्जैक्ट शेप में नहीं बना पाऊंगा यहाँ पर, लेकिन आप इसको देख लीजिएगा। इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट एज ऑफ नाउ, यू कैन चेक इट आउट लेटर ऑन। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। तो क्या कह दिया कि भाई आपका जहां पर भी आपका इंसुलेटेड जॉइंट होगा, चाहे फिर वो आपका ग्लूट जॉइंट हो, चाहे आपका ब्लॉक जॉइंट जो हम लोग कहते हैं, जो जिसमें आप लूज पार्ट्स को जोड़ते हैं, ग्लूट जॉइंट में आप पूरा ग्लू करके, आपने पूरा ग्लूट जॉइंट वगैरह पढ़ा हुआ है कि नहीं, चाहे वो हो, तो वो हो या स्विच के पास के जो हील ऑफ क्रॉसिंग या एसआरजे हो, तो वहां पर आपको 39 मीटर का पूरा जो रेल लेंथ होगा उसमें क्या करना पड़ेगा, एंकरिंग करना पड़ेगा, ताकि ताकि क्रीप यहाँ पर ना आए। ठीक है, ये बात हो गई। तो ये 2 पॉइंट्स ये हो गए। तीसरा पॉइंट यहाँ पे जो दिया गया है उस पर हम बात करेंगे दोस्तों। थर्ड वाले में क्या कहा है, रिगार्डिंग लेइंग ऑफ एसडब्ल्यूआर इन लेवल क्रॉसिंग्स एंड ब्रिजेस। क्या कहा, एसडब्ल्यूआर को जो हम ले करते हैं लेवल क्रॉसिंग में और ब्रिजों में, वहां के लिए कहा गया है कि पैरा 918 एंड 226 को रेफर किया जाए। पैरा 226 हमारा आपका ब्रिजेस के लिए है, पैरा 918 लेवल क्रॉसिंग में है। थोड़ा सा मैं एक नजर दौड़ा देता हूँ, आपको दोनों चीजें बता, पहले एलसी के लिए दिखाया था कि एसडब्ल्यूआर को लेइंग के लिए पैरा 918 में क्या दिया है। ठीक है, तो लेट अस सी फिगर 918 ट्रैक स्ट्रक्चर एट लेवल क्रॉसिंग। हम बात कर रहे हैं एसडब्ल्यूआर की, तो वील डायरेक्टली गो टू दिस। ठीक है, in case of SWR, the short welded panel may be continued through the level crossings, avoiding fish plated joint on the level crossing and within 6 meters from the end of level crossing. ठीक है दोस्तों, इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसको मैं डायग्राम से आपको बता देता हूँ। है कि नहीं, इसको मैं मार्क कर देता हूँ पहले कि हम ये वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद में एक लेवल क्रॉसिंग बना देता हूँ। ठीक है, ये है मेरा लेवल क्रॉस, सॉरी, ये मेरा लेवल क्रॉसिंग एरिया हो गया। और मान के चलें कि हमारी रेल इस प्रकार से मैं ले लेता हूँ, एक लाइन की खाली मैं बात करता हूँ। ठीक है, एक ही लाइन पे मैं समझाता हूँ। समझिए कि हमारा एक कोई लाइन है, लेवल क्रॉसिंग से पास हो रही है। तो क्या कहा जा रहा है, इन केस ऑफ एसडब्ल्यूआर द शॉर्ट वेल्डेड पैनल मे बी कंटिन्यूड थ्रू द लेवल क्रॉसिंग, अवॉइडिंग फिश प्लेटेड जॉइंट ऑन द लेवल क्रॉसिंग एंड विद इन 6 मीटर फ्रॉम द एंड ऑफ लेवल क्रॉसिंग। विद इन 6 मीटर को पहले मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा। यानी कि यहां से सेंटर में मार्क कर देता हूं, चलो कोई बात नहीं। यानी लेवल क्रॉसिंग के एज से 6-6 मीटर दोनों तरफ, ये हो गया आपका 6, ये 6 प्लस जो भी आपका लेवल क्रॉसिंग का विड्थ होगा, जो भी लेवल क्रॉसिंग की आपकी विड्थ होगी, इतने हिस्से में देयर शुड नॉट बी फिश प्लेटेड जॉइंट। क्योंकि एसडब्ल्यूआर में क्या है दोस्तों, ऐसा हम नहीं कह सकते कि एसडब्ल्यूआर में देयर इज नो फिश प्लेटेड जॉइंट। एसडब्ल्यूआर में देखिए, शॉर्ट वेल्डेड रेल कहा हमने ना, तो एसडब्ल्यूआर बेसिकली क्या होता है, शायद मैंने आप लोगों को एक बार वापस से बता देना चाहिए कि बेसिकली एसडब्ल्यूआर क्या है। कि ये मैंने कहा कि एसडब्ल्यूआर, तो एसडब्ल्यूआर तो सीरीज में हुआ करते हैं आपके, किसी भी ट्रैक में अगर आप बात करेंगे तो इस प्रकार से सीरीज में एसडब्ल्यूआर हुआ करते हैं। यानी एक एसडब्ल्यूआर मैंने कहा, इफ आई से 1 एसडब्ल्यूआर, दैट मींस कि ये इस प्रकार से एक एसडब्ल्यूआर, ये एक एसडब्ल्यूआर, बराबर इस प्रकार के होते हैं। लेकिन कहीं जहां पर भी ये एसडब्ल्यूआर एंड होगा, यहाँ तो स्प्लिटेड जॉइंट आता ही है, बराबर। तो उनका कहने का मतलब क्या है, इनका कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप एसडब्ल्यूआर है आपका और लेवल क्रॉसिंग है, तो लेवल क्रॉसिंग का हिस्सा और उससे और उससे 6 मीटर आगे आगे पीछे, उतने हिस्से में वी विल नॉट प्रोवाइड एनी जॉइंट। दैट इज, लेवल क्रॉसिंग के हिस्से में भी फिश प्लेट में जॉइंट नहीं चाहिए, और उसके 6 मीटर आगे 6 मीटर पीछे कोई जॉइंट नहीं चाहिए। एक इन केस ऑफ एसडब्ल्यूआर द शॉर्ट वेल्डेड पैनल्स may be continued through the level crossing, avoiding fish plated joint on the level crossing and within 6 meters from the end of level crossing. ठीक है, ये क्लियर कर दिया है उन्होंने। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। अब हम जाएंगे दूसरा जो हमारा पैराग्राफ था, पैरा 226, वहां हम जाएंगे अभी, है कि नहीं। पैरा 918 आपने देख लिया कि लेवल क्रॉसिंग एसडब्ल्यूआर से पास करने क्या नियम है। अब हम लोग पैरा 226 में आएंगे। ठीक है, तो एसडब्ल्यूआर ऑन ब्रिजेस, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है,
थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि SWR में भी कंटिन्यूड ओवर गर्डर ब्रिजेस विथ अनबलास्टेड डेक्स up to 13.3 meter if the length of SWR is symmetrical to the center line of bridge. अगर ब्रिज की सेंटर लाइन से LWR की लेंथ इट इज इन सिमेट्री, then 13.3 meter तक SWR can be passed. And if it is unsymmetrical, तो क्या कहा कि up to 6.1 meter opening SWR can be passed. ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में? ओके, आई बात समझ में? ये एक चीज हो गई। दूसरा कहा no fish plated joint should be located on the girder or within 6 meters from either abutment. गर्डर पर या उसके दोनों तरफ जो अबटमेंट होते हैं उसके 6 मीटर के दौरान कोई फिश प्लेटेड जॉइंट देना नहीं है। और वहां पर क्या देना है? रेल फ्री फास्टनिंग्स देना है कि नहीं? रेल फ्री फास्टनिंग्स देना है। और ये कहा है कि 26 मीटर लॉन्ग रोल्ड रेल में बी लेड और ब्रिजेस विद 1 मीटर लॉन्ग फिश प्लेट एंड 6 बोल्ट्स। ठीक है, अगर आप SWR ब्रिजेस से पास कर रहे हैं तो 26 मीटर की रोल्ड रेल इस्तेमाल करेंगे, दैट मीन्स 2 रेल पैनल ना। 26 मीटर लॉन्ग रोल्ड रेल में बी लेड ऑन bridges with 1 meter long fish plate and 6 bolts. Joint gaps will provide maintain as per para so and so. ठीक है, अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं जॉइंट गैप के बारे में। 319 320 हमारा अगला ही पैरा है, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे आपको बताना था पैरा 226 के बारे में, SWR और ब्रिजेस के बारे में। अब हम आ जाएंगे हमारे पैरा 319 में। ठीक है, लेइंग ऑफ शॉर्ट वेल्डेड रेल्स। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है लोगों का, जस्ट अ मिनट। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा है कि इफ विल नॉट मूवमेंट ऑफ, यानी इनका कहने का मतलब ये है कि रेलों का अगर मूवमेंट नहीं होगा तो SWR इफेक्ट क्या होगा टेम्परेचर का। तो इसको मुझे आपको अच्छी तरह से समझाना है दोस्तों, इस पॉइंट को। ठीक है, क्या कहा गया। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि 26 मीटर रेल लेंथ है, स्टैंडर्ड रेल लेंथ, तो 39 मीटर SWR कैसे? नहीं, स्टैंडर्ड रेल लेंथ हमारी 13 मीटर्स होती है। स्टैंडर्ड रेल लेंथ हमारी 13 मीटर्स होती है। और SWR हम या तो 26 मीटर का बिछा सकते हैं या 39 मीटर का बिछा सकते हैं। या आप टेबुलर फॉर्म में यहाँ देख लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर इनिशियल लेइंग ऑफ SWR के बारे में। तो यहाँ पे जो गैप दिया गया, 39 मीटर पैनल है तो इतना गैप दिया जाए, 26 मीटर पैनल है तो इतना गैप दिया जाए, इस प्रकार से दिया गया है। इसी से आपको समझ में आता है SWR को। मैं ये नहीं कहूंगा कि SWR हमेशा 39 मीटर का होगा या हमेशा 26 मीटर का होगा, नहीं। या तो हम 26 का प्रोवाइड करेंगे या तो हम 39 का प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, 39 या 26 दोनों में से कोई भी चलेगा। ठीक है, हाँ ये है कि 26 मीटर में जो है फिश प्लेटेड से मतलब 50% ज्वाइंट्स हो जाएंगे, 39 में 1/3 हो जाएंगे, है कि नहीं? यानी कि 33% ही ज्वाइंट्स रह जाएंगे, तो दैट इज मोर एडवांटेजियस। लेकिन दोनों ही परिस्थिति में आप SWR बिछा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। बात करेंगे अगर हम लोग 26 मीटर रोल रेल की, तो 26 मीटर रेल देखिए फैक्ट्रियों में आमतौर पर पहले तो 13 मीटर की रेल रोल होती थी, लेकिन आजकल 26 मीटर बल्कि 39 मीटर की भी रेल रोल की जाती है, यानी कि वन टाइम 26 मीटर बनाई जाती है। तो बोथ आर सेम थिंग। देखिए 26 मीटर की पैनल बोलेंगे तो दो 13 मीटर का वेल्ड का तो 26 होगा, या तो एक बार में 26 बना दो तो देयर इज नो जॉइंट, रेल वन पीस में बने, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। हमें तो क्या चाहिए, वन पीस में ही चाहिए, चाहे जैसा भी अचीव हो जाए। ठीक है, आई बात समझ में? अब हम लोग बात करेंगे SWR के ये गैप का, ये जो टेम्परेचर का गैप का जो कॉन्सेप्ट है ना, इस पर हम बात करेंगे। पहले थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं हम लोग। पैरा 319 लेइंग ऑफ शॉर्ट वेल्डेड रेल्स। क्या कहा? The gaps to be provided for SWR at the time of laying shall be in accordance with table 1, this one, depending on the installation temperature Ti and the zone in which the rails are laid. क्या कहा? क्या कहा कि SWR में जो हम गैप प्रोवाइड करेंगे इस टेबल 1 के हिसाब से, टेबल 1 अभी हम एक्सप्लेन करेंगे आपको।
ठीक है। SWR में जो गैप होगा इंस्टॉलेशन टेम्परेचर के आधार पर होगा, है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू द टेबल डिपेंडिंग ऑन द इंस्टॉलेशन टेम्परेचर। व्हाट इज मीन इंस्टॉलेशन टेम्परेचर, यानी कि सिंपल भाषा में इसको हम बोलेंगे तो जिस वक्त मैं ले कर रहा हूँ, जिस वक्त मैं SWR बिछा रहा हूँ उस टाइम जो टेम्परेचर, दैट इज नथिंग बट इंस्टॉलेशन टेम्परेचर। भाई जिस टाइम SWR इंस्टॉल कर रहे हैं वो टेम्परेचर कहलाएगा इंस्टॉलेशन टेम्परेचर। ठीक है। जो LWR हम लोग TP कहते हैं ना, प्रिवेलिंग टेम्परेचर, प्रिवेलिंग रेल टेम्परेचर LWR में कहते हैं, SWR में इंस्टॉलेशन टेम्परेचर कहते हैं, नाम अलग है। एंड द जोन इन विच द रेल्स आर, अभी जोन के आधार पर मैंने बता दिया कि भारतीय रेल जो है जोन के आधार पर, रेल टेम्परेचर के आधार पर 4 जोन में बटी है, तो जिस जोन में उस हिसाब से होगा। ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ा टाइम पहले कि भाई SWR क्या है, कि भाई ये एक रेल पैनल है, ये एक SWR है, ये दूसरा SWR है ना। ठीक है। ये अलग अलग SWR है, तो इनके बीच में जो हम यहाँ पर गैप प्रोवाइड कर रहे हैं, ये गैप कितना हो, गेटिंग माई पॉइंट, इस गैप की बात चल रही है। यहाँ जो गैप आएगा ना, यहाँ पर जो गैप आएगा कितना होगा, इसकी बात चल रही है। तो इनिशियल लेइंग गैप जो हम कह रहे हैं, इनिशियल लेइंग गैप क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि मैं नया SWR बिछा रहा हूँ, पहली बार SWR बिछा, तो इनिशियल लेइंग गैप ना, लेइंग या नहीं बिछाना। ठीक है। तो ये यहाँ पर गैप कितना होना चाहिए, तो क्या कहा, तो वो आपको ये देखना पड़ेगा कि इंस्टॉलेशन टेम्परेचर आपका क्या है और किस जोन में है। ठीक है। और फिर अगली चॉइस ये है कि हमारे पास कैसे पैनल है, 39 मीटर के पैनल है या 26 मीटर रोल्ड रेल्स है कि नहीं, यानी 3 रेल पैनल या 2 रेल पैनल्स, है कि नहीं। 26 मीटर रोल्ड रेल को हम लोग भले कहेंगे कि ये एक ही रेल है क्योंकि ये रोल्ड है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में कहेंगे तो हम उसको 2 रेल पैनल कहेंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पर टीआई के बारे में तो बता दिया ना, हियर देयर इज समथिंग मेंशन, व्हाट इज इट, टीएम। What is TM? TM is nothing but the mean rail temperature. क्या है, mean rail temperature, औसत रेल तापमान। TM is nothing but the mean rail temperature, also called as हिंदी में हम कहेंगे औसत रेल तापमान, आप उसको कहेंगे, है कि नहीं, है कि नहीं। ठीक है। तो दिस इज TM हो गया आपका। तो अब व्हाट इज टीएम, टीएम इज नथिंग बट द एवरेज ऑफ लास्ट 5, एवरेज रेल टेम्परेचर ऑफ लास्ट 5 years। टीएम इज नथिंग बट द एवरेज रेल टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेशन फॉर द लास्ट 5 years। पिछले 5 साल का रेल तापमान का औसत निकालेंगे तो वो आएगा आपका उस जगह का टीएम, मीन रेल टेम्परेचर। ठीक है। तो उस टीएम के आधार पर जो है हमें इसको ले करना है। आई बात समझ में। तो ये आपका होगा टीएम। अब देखिए इसको उन्होंने क्या क्या किया है आपको बता दिया जाएगा। एक होगा आपका जोन 1, जोन वाइज, जोन 1, जोन 2 और जोन 3, जोन 4, इस आधार पर इन्होंने मतलब बांट दिया है, फिर बाद में पैनल के हिसाब से। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है टीएम माइनस समथिंग टू टीएम माइनस समथिंग या प्लस समथिंग लाइक दिस। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे। मान के चलिए कि कहीं का टीएम क्या है, कहीं का टीएम मान के चले कि से 35 डिग्रीज है ना। क्या कहेंगे, टीएम सपोज कहीं का क्या है, टीएम इज नथिंग बट 35 डिग्रीज। ठीक है। ठीक है। 35 डिग्री सेल्सियस क्या है, टेम्परेचर है कहीं का। ओके। अब ये आपको मालूम पड़ गया टीएम। अब मैं कोई वैल्यू ले लेता हूं कि मेरा अभी का टेम्परेचर क्या है। ठीक है। ठीक है। ये कहीं का हम लोग कहीं टेम्परेचर ले लेते, से द टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर, इंस्टॉलेशन टेम्परेचर इज से 45 डिग्री। क्या है, 45 डिग्री सेल्सियस इंस्टॉलेशन टेम्परेचर है। तो 45 डिग्री क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू टीएम, अगर हम बात करेंगे तो टीआई क्या होगा, टीएम प्लस 10, टीएम प्लस 10, तो वो कहां कौन से ब्रैकेट में आएगा, ये वाले में आ जाएगा, है कि नहीं दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं कि हाउ टू रीड दिस टेबल। ठीक है। ठीक है। क्या कहा, क्या कहा कि टीएम प्लस 7.6 टू टीएम प्लस 12.5। देखो टीआई मैंने क्या कहा, टीआई 45 डिग्री है, तो टीआई विद रिस्पेक्ट टू टीएम क्या होगा, टीएम प्लस 10 बराबर
तो टीएम प्लस 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो अब टीएम प्लस 10 के हिसाब से मान के चलो मेरा 3 रेल पैनल का है, तो मैं कितना गैप दूंगा? जस्ट 2 mm गैप हैज टू बी प्रोवाइडेड इफ आई एम इन जोन 1 एंड 2। इनफैक्ट यहाँ पर इस प्रकार से आपको वैल्यू मिल जाती है, यानी कि 3 रेल के बाद में कहाँ हम हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 13 मीटर की रेल जहां होती थी वहां हम प्रोवाइड करते थे 6 mm का गैप। यहाँ 3 रेल पैनल के बाद में उस लॉजिक से 6 इज द 18 mm गैप होता था, हमें यहाँ पे सिर्फ 2 mm का गैप देना है। ठीक है, इसी तरीके से इंस्टॉलेशन टेम्परेचर मान के चलो मैंने कर दिया कि भाई 15 डिग्री, 15 कर दिया, तो टीएम माइनस, चलो 15 बहुत कम हो जाएगा, से मैं कह देता हूँ 25, तो ये क्या हो जाएगा? टीएम माइनस 10 हो जाएगा। तो टीएम माइनस 10 कहाँ आएगा? इस रेंज में आएगा। तो आपको गैप कितना देना है? 10 mm का देना है। ठीक है, ये लेइंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जोन वाइज ये जोन 1 एंड 2 के लिए, इसी तरह जोन 3 एंड 4 के लिए दिया गया है। ठीक है, यहाँ सिर्फ इसको रीड करते आना चाहिए, इसके लिए मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल लिया और आपको एक्सप्लेन किया है। बाकी इस टेबल का आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कोई काम नहीं है, क्योंकि ये आपको एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि आप इसको याद करें। अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आई थिंक दिस इज अंडरस्टूड। ठीक है, रिपीट करने के लिए कह रहे हैं, वापस से रिपीट करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मान के चले कि किसी जगह का टीएम दैट इज मीन रेल टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, व्हाट इज टीएम? टीएम इज नथिंग बट एवरेज ऑफ लास्ट एवरेज रेल टेम्परेचर ऑफ लास्ट 5 years ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेशन। किसी भी लोकेशन का पिछले 5 साल का औसत रेल तापमान, दैट इज कॉल्ड एज मीन रेल टेम्परेचर, टीएम है। ठीक है, हमें ये वैल्यू पता होगी, चाहे पुराने रिकॉर्ड से या कहीं पे आपको मैप पर लिखा हुआ मिलेगा, जो भी वैल्यू है ये हमें, इट इज नोन वैल्यू, दिस इज नोन वैल्यू। विद रिस्पेक्ट टू दिस नोन वैल्यू, अभी मेरे थर्मोमीटर में, मैंने रेल थर्मोमीटर लगा रखा, मुझे कुछ रीडिंग आई, वो रीडिंग क्या आ रही है उस हिसाब से मुझे यहाँ पे चूज करना है कि क्या टेम्परेचर है। अभी मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल, मैंने 2 एग्जांपल्स लिए थे, अभी मैं नया एक एग्जांपल ले लेता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए दोबारा। सपोज मैं कहूंगा कि भाई इंस्टॉलेशन टेम्परेचर मेरा 40 डिग्री है। कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट आई विल से, इफ द टीएम इज 35, तो टीआई क्या हो जाएगा? टीएम प्लस 5, बना 35 प्लस 5 40 होगा ना, तो टीएम प्लस 5 डिग्री। तो टीएम प्लस 5 कौन से ब्रैकेट में बैठेगा? ये यहां पर बैठ रहा है। ठीक है, अब 39 मीटर का मान के चले पैनल, तो 4 mm का गैप हमको देना है। ठीक है, अगर ये जोन 1 एंड 2 है, और यही अगर आपका जोन आपका 3 एंड 4 है, तो ये कहीं और यहाँ पर आके बैठेगा, इस रेंज में बैठेगा, तो यहाँ पे ये गैप देना पड़ेगा आपको। बराबर, ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना? ओके, ये समझ में आएगी बात। इस प्रकार से आपको ले करने के टाइम पे आपको गैप देना है, 39 मीटर या 26 मीटर है ना, अकॉर्डिंगली। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों। इफ नोट पढ़ देता हूं मैं, इफ द लेइंग हैज टू बी डन आउटसाइड द टेम्परेचर एंड गिवन इन टेबल अबव और व्हिचएवर जॉइंट गैप्स कुड नॉट बी प्रोवाइडेड एज पर द टेबल, रीएडजस्टमेंट ऑफ गैप शैल बी कैरिड आउट विद इन 2 days ऑफ लेइंग बिफोर द ट्रैक कंसोलिडेट्स along with the gap adjustment, any respacing of slipper if required must be carried out। क्या कहा गया कि भाई टेबल के हिसाब से आपको पूरा का पूरा गैप तो देना है। ठीक है, देना है, लेकिन अगर किसी कारण से, अगर हम लोग आउटसाइड टेम्परेचर रेंज हमने कुछ गैप प्रोवाइड कर दिया, या कुछ जॉइंट गैप्स आप सही से नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो उनका कहना है कि भाई उसको जो है 2 दिन में, यानी ले करने के 2 दिन के अंदर, विद इन 2 days उसको क्या करना है कि रीएडजस्टमेंट ऑफ गैप, यानी रेलों को आगे पीछे करके रीएडजस्टमेंट करना है। और उसी वक्त आप जब गैप रीएडजस्टमेंट करते होंगे, उसी वक्त अगर रीस्पेसिंग की कहीं जरूरत पड़ रही है, उसको भी कर लिया जाए बिफोर द ट्रैक कंसोलिडेट्स। ठीक है, कंसोलिडेशन होने से पहले पहले ये काम कर लेना है। ठीक है, ये हो गया आपका लेइंग ऑफ SWR, लेइंग ऑफ SWR, बिछाने की प्रक्रिया मैंने बता दी आपको। ठीक है, बिकॉज इट इज SWR, तो किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में हम देखेंगे तो देयर विल बी सो मेनी SWRs, देयर विल बी सो मेनी SWRs। अब देखिए, SWR दोस्तों 2 तरीके से ले हो सकता है, ये भी प्रैक्टिकल बताता हूं, 2 तरीके से हो सकता है। एक तो होगा दोस्तों कि हमारा एग्जिस्टिंग ट्रैक फिश प्लेटेड ट्रैक होगा, यानी 13 मीटर पर जोड़ होगा। बराबर, दूसरा आपका नया आप SWR
जैसे 26 मीटर की रोड रेल ला रहे हैं, या आपने 3-3 रेल पैनल वेल्ड करके कहीं रखी है और ला रहे हैं, ठीक है, दो परिस्थिति हो सकते हैं। आमतौर पर प्रैक्टिकल ये होता है कि पहले फिश प्लेटेड होता है, फिर उसको SWR करते हैं, तो वहां पे दो दो रेल पैनल को वेल्ड कर दिया जाता है। ये आमतौर पर प्रैक्टिकली होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया होती है। अब इस हिसाब से हम चाहे कोई भी प्रोसेस होने दो, इनिशियल लेइंग यानी जब आप SWR बनाते हैं तो जो भी गैप जिस भी टेम्परेचर के हिसाब से जिस भी ब्रैकेट में बैठ रहा है उस हिसाब से आप गैप प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। अब ये गैप हमेशा सेम रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ठीक है, हर जगह सेम नहीं होगा। ठीक है, हर जगह सेम नहीं होगा। तो क्योंकि प्रैक्टिकल में कहीं गैप ज्यादा कम होता रहता है फील्ड में, तो उस पे हमको गैप सर्वे करना वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। दोस्तों अभी एक सवाल उठता है कि आज के LWR, जहाँ पे LWR और CWR की बात चल रही है, क्या ये SWR आज भी कहीं पर भारतीय रेलवे में होता है? तो दोस्तों ये होता है, रेयरली होता है। क्योंकि जब मैं आपको LWR पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि LWR के लिए मिनिमम रेल लेंथ क्या है। LWR की मिनिमम रेल लेंथ क्या है? 250 मीटर्स, 250 मीटर की उसकी मिनिमम रेल लेंथ है। यानी कि 250 से मीटर से कम अगर ट्रैक होगा तो फिर आप कहाँ जाएंगे? फिर यू हैव टू गो फॉर SWR। अगर कहीं पर कोई पैच ऐसा होगा कि जो उसकी लेंथ 250 मीटर से कम होगी, तो वहां पर तो LWR प्रॉपरली फंक्शन कर नहीं सकता, तो वहां आपको SWR ही बिछाना पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। और फिश प्लेटेड की भी अगर थोड़ी मैं बात करूं, तो अभी SWR की लिमिट में ये कही जाए कि भाई 440 मीटर से शार्प पे नहीं बनाना, तो आप फिश प्लेटेड बिछाओगे। तो सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ लिमिटेशन, अकॉर्डिंगली उनका यूटिलिटी है। हाँ, ऑल्दो इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, बट है तो जरूर, तो हमको उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है। अभी हम बात करेंगे गैप सर्वे के बारे में। गैप सर्वे के बारे में हम बात करेंगे, व्हाट इज मीन बाय गैप सर्वे। भाई हमने क्या किया, एक कोई सेक्शन है, मान के चले यहाँ से लेके यहाँ तक कोई सेक्शन है, इसके अंदर हमने बिछा दिया था सो मेनी LWR इसके अंदर थे। ठीक है। अब इसके अंदर देयर वर सो मेनी जॉइंट्स है नहीं, यानी SWR हमने बिछाया, इसमें जगह जगह पर डिफरेंट जॉइंट्स आते हैं। ठीक है, हमने कुछ अमाउंट से कुछ गैप्स इसके अंदर इनिशियली इक्वल अमाउंट में दे रखे थे। बट एज आई सेड, ये वैल्यू हमेशा, ये गैप हमेशा सेम रहेगा क्या? ये सेम नहीं रहने वाला, गैप कम ज्यादा होता रहेगा। तो हमें क्या करना है? एज द नेम सजेस्ट, गैप सर्वे। गैप सर्वे में हम क्या करेंगे भाई? जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे जॉइंट्स के नंबरिंग कर दूं, 1 2 3 4 5 XYZ, ऐसा जो भी है, जितने भी है। ठीक है ना। तो हमने नंबरिंग कर रखी है, उसका हमने नोट डाउन करके रखा हुआ है हमारे गैप सर्वे रजिस्टर के अंदर। ठीक है। तो हम क्या करेंगे गैप सर्वे में? सिंपल एज द नेम सजेस्ट, गैप मेजर करना और कुछ भी नहीं करना। गैप सर्वे एंड एडजस्टमेंट ऑफ गैप। देखिए दोस्तों, सिंपल लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है। गैप सर्वे कर रहा हूं तो मैं ये देखूंगा कि भाई आइडियली उस टेम्परेचर पे जिस टाइम मैं गैप सर्वे कर रहा हूँ, गैप होना कितना चाहिए। अगर वो रेंज में होगा, कि जो रेंज होगी उसके अंदर गैप होगा, तो मैं छेड़खानी नहीं करूंगा। लेकिन अगर वो गैप जो आपका रेंज है उससे कम है, तो गैप आपको बढ़ाना पड़ेगा। गैप ज्यादा है तो गैप कम करना पड़ेगा, गैप एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एज द नेम सजेस्ट, गैप सर्वे एंड एडजस्टमेंट ऑफ गैप, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये मैंने आपको बता दिया कि गैप सर्वे होता क्या है। गैप सर्वे में बेसिकली दोस्तों क्या करते हैं कि हमारा जो फिश प्लेटेड ट्रैक जो होता है, यानी जो फिश प्लेटेड जॉइंट जो होता है आपके SWR के दो SWR के बीच में एक जॉइंट बनता है, बराबर। दो SWR के बीच में एक जॉइंट बनता है, तो वहां पे जो गैप होता है उसको मेजर करना है। तो मेजर करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि जो फिश प्लेट वगैरह आपकी लगी हुई होगी उसको ओपन करना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा, देन यू मेजर इट। ठीक है। अब मैनुअल क्या कहता है गैप सर्वे के बारे में, इसको जरा रीड कर लेते हैं। गैप सर्वे एंड rectification of gaps is to be carried out in stretches where track develops excessive creep, jammed joints, sun kinks,
misalignment, wide gaps, battered and hog joints, fractures at joints, and bending of bolts, etc. मतलब कि कई कारण होते हैं कि जब कई ऐसी सिचुएशन होगी, कई ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे कि जो नेसेसिटेट करता है कि आप गैप सर्वे करो और गैप रेक्टिफिकेशन करो। बराबर है। तो वही कहा कि गैप सर्वे कब किया जाए। गैप सर्वे करते कैसा मैंने आपको बता दिया, सिंपल है दोस्तों। जो आपने पट्टी लगा रखी थी उसको आपने ओपन कर दिया और उसके बाद में गैप को आप मेजर करते, बाद में उसको फिट कर देते हैं। गैप मेजर करने के बाद में सब कुछ ठीक ठाक है, गैप रेंज में है तो बहुत अच्छी बात है। गैप रेंज में है तो बहुत अच्छी बात है। अगर गैप आउट ऑफ रेंज है तो आप उसको रेंज में लाएंगे, फिर बाद में उसको फिट करेंगे। तो ये प्रॉब्लम कहां पर आपको देखने को मिलती, तो कहा कि ऐसे स्ट्रेचेस में जहां पर बहुत ज्यादा क्रीप देखने को मिल रही, एक्सेसिव क्रीप इज देयर, जॉइंट्स जैम हो गए। देखो एक्सेसिव क्रीप होगा, क्रीप बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, एक एंड पर बहुत ज्यादा गैप आपको मिलेगा और एक एंड पे ऐसा होगा कि जॉइंट पूरे जैम हो जाएंगे। भाई मैंने दे रखा था, मान के चले कि 6 mm का गैप दे रखा था मैंने, और अब मुझे मिल रहा है कि बिल्कुल 0 हो गया, या 1 या 2 mm मिल रहा है। और कहीं पर मुझे देख रहा हूँ कि 12-15 mm का गैप हो गया, 20 mm का गैप हो गया। तो क्या, ड्यू टू एक्सेसिव क्रीप जहां पर मिलेगा, जहां पर जॉइंट्स आपको जैम मिलते हैं, जहां पर सन किंग्स, व्हाट इज मीन बाय सन किंग्स, सन किंग्स यानी कि आपकी जो रेल के अंदर वेवीनेस आना स्टार्ट हो जाना है कि नहीं। रेल के अंदर वेवीनेस, रेल हमने जब बिछाई थी ये इस प्रकार से थी। अब जब मैं देख रहा हूं तो मुझे रेल कैसी दिख रही है, थोड़ा सा मैंने ज्यादा बना दिया, यानी कि इसके अंदर इस प्रकार से। ठीक है, समझाने के लिए इतना बताना पड़ेगा, बहुत नॉमिनल होता है। सन किंग्स बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जॉइंट जब जैम हो जाते हैं तो उसके अंदर कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होने लगता है, तो ये जो रेल सीधी सीधी होती है इसके अंदर थोड़ा सा इस प्रकार से वेवीनेस आ जाती है। इस तरह से मिस अलाइनमेंट, वाइड गैप, बैटर्ड एंड हॉक जॉइंट, फ्रैक्चर और बोल्ट बेंडिंग, ये सारी जहां पे चीजें होगी वहां पर आप गैप सर्वे करेंगे एंड गैप एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन कब करना है, उसके क्या नियम है, इसके बारे में क्या कहता है हमारा मैनुअल, क्या कहता है हमारा मैनुअल, इन SWR द गैप सर्वे एंड एडजस्टमेंट, दोनों चीज, गैप सर्वे भी और गैप एडजस्टमेंट भी, शुड normally be done before the end of February once a year, that is nothing but before onset of summer। क्या कहा, गैप सर्वे कब करना है, गैप सर्वे कब करना है, तो कहा SWR में गैप सर्वे हम कब करेंगे, कि जब समर शुरू होने के पहले पहले कर लेना है, बिफोर द एंड ऑफ फेब्रुवरी, फरवरी मंथ खत्म होने से पहले पहले, साल में एक बार, वंस अ ईयर का है, नॉर्मली बी डन बिफोर द एंड ऑफ फेब्रुवरी वंस अ ईयर, दैट इज बिफोर ऑनसेट ऑफ समर। यानी ये कैसा पीरियड है दोस्तों, कैसा पीरियड है कि बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं है, बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं, विंटर में नहीं कहा, ना ही समर में कहा। फेब्रुवरी इज अ मंथ वेर इन ठंडी खत्म होके गर्मियां शुरू होने का समय होता है। ठीक है, तो वो एक मॉडरेट मौसम होता है, उस वक्त गैप सर्वे करना है। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। आगे बात करेंगे दोस्तों हम लोग। तो ये कंडीशन हो गई आपकी कि कब करना, कहाँ करना गैप सर्वे, ये पहले बताया, कब करना और कितनी बार करना, वंस अ ईयर, साल में एक बार करना, कब करना, फरवरी मंथ खत्म होने से पहले पहले, या ये कहा जाए कि समर शुरू होने से पहले पहले। कहाँ करना, तो बता दिया, जहां पर एक्सेसिव क्रीप, जैम जॉइंट, सनकिंग, मिसअलाइनमेंट, वाइड गैप, बैटर्ड हॉक जॉइंट, फ्रैक्चर एट जॉइंट, बेंडिंग ऑफ बोल्ट, से मिल जाएगा, है कि नहीं, इस तरीके से, है ना। ठीक है, आगे बात करेंगे गैप सर्वे। अब ये तो बता दिया कि भाई फरवरी महीने के एंड से पहले पहले कर लेना है। अब जिस दिन हम लोग गैप सर्वे कर रहे हैं उस दिन का मौसम कैसा हो, क्या कहा, द गैप सर्वे शैल बी कंडक्टेड ऑन अ clear and sunny day in the cool hours of the day in rising real temperature trend। देखिए दोस्तों,
बहुत मायने है एक लाइन के अंदर, एक सेंटेंस में इन्होंने बहुत कुछ कहा है। कहा जिस दिन आप गैप सर्वे करें, मौसम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए यानी कि क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है। एंड सनी डे, धूप वाला, ये समझ में आ गई बात। इससे कि आप रात में नहीं करेंगे क्योंकि धूप तो होगी नहीं, सनी डे होगा नहीं। क्लियर विजन होना चाहिए, सनी डे होना चाहिए। फिर दूसरा क्या कहा, कूल आवर्स ऑफ द डे। कूल आवर्स ऑफ द डे यानी कि बहुत गर्मी ना हो, यानी दोपहर के 1-2 बजे के आसपास आप करोगे क्या? नहीं, उस टाइम बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता था। कूल आवर्स, जब दिन का टाइम जो है ठंडा रहे, तो कब होगा ये? या तो ये कूल आवर कब मिलेगा, या तो आपको सवेरे मिलेगा या तो आपको शाम में मिलेगा, मॉर्निंग और इवनिंग। कूल आवर दो ही टाइम मिलेंगे। सनराइज जस्ट होता होता उस वक्त कूल आवर होगा, या तो सनसेट होने लगता है तब थोड़ा ठंडा होता है। फिर बाद में कहा इन राइजिंग रियल टेम्परेचर ट्रेंड। राइजिंग रियल टेम्परेचर ट्रेंड यानी तापमान बढ़ती दिशा में हो। यानी घुमा फिरा के अगर हम ये कहें तो इसका मतलब ये है कि भाई गैप सर्वे जब आप करें तो क्लियर एंड सनी डे हो और सवेरे के वक्त करें, क्योंकि राइजिंग रियल टेम्परेचर तो सवेरे ही होने वाला है, ठीक है। अच्छा, कोई कहेगा कि नहीं एकदम सवेरे सवेरे हम लोग कर लें, तो उस टाइम पे फिर आपको जो है ना ये सन वगैरह नहीं मिलेगा। तो ये जो किसी ने कहा कि 10-11 बजे के आसपास, ये कह सकते हैं, टाइम डिफर करेगा। 9, 10, 11 इसके आसपास का जो टाइम होगा ये ठीक ठाक रहेगा, ठीक है ना। ये होगा फॉगी वेदर, नहीं करेंगे, है कि नहीं। इस प्रकार से हो गया, ठीक है। फिर बाद में क्या कहा, the length over which gap survey is to be done should wherever possible be divided into suitable subsections। जो जहां पर भी आप गैप सर्वे करने वाले हैं तो उसको क्या किया जाए, सुटेबल सबसेक्शंस में आप डिवाइड कर दें, ठीक है। ईच बाउंडेड बाय फिक्स्ड पॉइंट्स सच एज लेवल क्रॉसिंग्स, पॉइंट एंड क्रॉसिंग्स एटसेट्रा। मतलब क्या है दोस्तों, इनका कहने का मतलब ये है कि मान के चलिए ये पूरा का पूरा हिस्सा पूरा हमको सर्वे करना है। अब यहाँ पर कहीं पे एलसी आ रहा है, यहाँ पर आपका कहीं पे टर्नआउट आ रहा है, मैं इसे कच्चा पक्का बना रहा हूँ, हाँ। यहाँ पर फिर आपका कुछ और असेट आ रहा है, यहाँ पर कोई दूसरा टर्नआउट आ गया, यहाँ फिर कोई दूसरी एलसी आ गई, यहाँ पर फिर कुछ और आ गया। तो क्या कहा, इनका कहने का मतलब है कि सिंपल भाषा में कहेंगे तो ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स के बीच में करना है। जैसे यहाँ पर एक कुछ है, यहाँ पर कुछ है, इन दोनों के बीच में ये आपका एक सबसेक्शन हुआ, ये आपका दूसरा सबसेक्शन हुआ, ये आपका तीसरा सबसेक्शन हुआ, ये आपका चौथा सबसेक्शन हुआ। तो टोटल अगर मान के चलें कि मुझे यहां से लेकर यहां तक गैप सर्वे करना था, तो मैं इसको क्या करूंगा, सुटेबल सबसेक्शन में बांट दूंगा, 1, 2, 3, 4 वॉट एवर, ठीक है। तो वही कहा, जहां भी पॉसिबल होगा it should be divided into suitable subsections each bounded by fixed points such as level crossing, point and crossing etc। फिर आगे क्या कहा, द सर्वे शुड बी कंप्लीटेड ड्यूरिंग एज शॉर्ट टाइम एज पॉसिबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों उन्होंने क्या कहा, सर्वे को कम से कम समय में करना है, क्योंकि उन्होंने पहले क्या कहा था कि राइजिंग टेम्परेचर रियल टेम्परेचर ट्रेंड में करना है। अब ठीक है, मान के चले किसी ने चालू किया से 10 बजे चालू किया, कम से कम समय में करना है, मतलब कि 1 घंटा 1.5 घंटा, ये डिपेंड करता है जितना आपके पास पार्टीज होगी उस पर भी आगे बात होगी कि कितने लोग हैं काम करने वाले, एकदम है कि नहीं। तो जल्द से जल्द आधा घंटा 1 घंटा के अंदर अंदर ही काम को कर लिया जाए, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूँ। अब किसी ने चालू किया, मान के चले कि 10 बजे चालू किया, और वो बंदा कर रहा है 1 बजे तक कर रहा है, तो भाई आपको इंस्टॉलेशन ये टेम्परेचर भी रिकॉर्ड करना है, इसमें अभी मैं आगे बात करेंगे हम इस पर भी। जिस वक्त आपने गैप सर्वे स्टार्ट किया था उस वक्त क्या टेम्परेचर था, जिस वक्त आपने गैप सर्वे क्लोज किया उस टाइम क्या टेम्परेचर था। अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन होगा तो समझो, मैं एक एग्जांपल के तौर पर आप समझे, लॉजिक से आपको समझ में आ जाएगी बात कि एक जगह पे गैप सर्वे चल रहा है, ठीक है। मान के चलो बहुत लंबा सेक्शन ले लिया, बहुत लंबा सेक्शन ले लिया। सुबह यहाँ पे मान के जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पे समझो कि 9 बजे स्टार्ट किया और ये 12 बज रहा है, ठीक है। वी प्रोसीडेड लाइक दिस। भाई 9 बजे से आपने स्टार्ट किया था तो यहाँ जो गैप मिल रहे थे ये, और ये 12 बजे के आसपास का, इसका क्या कंपैरिजन है दोस्तों, कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है ना। अगर मैंने 9 बजे स्टार्ट किया 12 बजे क्लोज किया,
तो यहाँ की रीडिंग और यहाँ रीडिंग का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कम था, तो हो सकता है आपको गैप ज्यादा मिलता होगा, यहाँ टेम्परेचर गैप आपको कम मिलेगा, तो ज्यादा टाइम ना लगे, इसलिए कहा था सर्वे शुड बी कंप्लीटेड ड्यूरिंग एज शॉर्ट अ टाइम एज पॉसिबल, कम से कम समय में करना है। उसके लिए क्या किया है, बाय एम्प्लॉइंग एडिक्वेट नंबर ऑफ पार्टीज सो दैट द रेल टेम्परेचर इज नॉट लाइकली टू वेरी अप्रिशिएबली। तो इसके लिए क्या किया जाए कि इंस्टेड ऑफ कि भाई एक ही पार्टी को लेकर यहां से लेके यहां तक खींचा जाए, भाई आप मल्टीपल पार्टीज रखे, भाई ये पार्टी यहाँ काम कर रही है, दूसरी पार्टी यहाँ काम कर रही है, तीसरी पार्टी यहाँ काम कर रही है, भाई तीन टुकड़े में ले लिया आपने इसको, और तीनों ने यहाँ एक ही टाइम पे सब चालू कर रहे हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर इसी को ले लिया जाए कि अगर तीन पार्टी होती, पार्टी 1 2 3, इन सबको दे दिया भाई यहाँ से यहाँ तक तुमको करना है, यहाँ से यहाँ तक तुमको करना है, तो 9 से लेके 12 की जगह ये 9 से 10 में हो जाएगा ना, ये सब पैरेलल एक्टिविटी हो जाएगी, एक एक घंटे में सब लोग काम कर रहे हैं, तो ये है एक शॉर्ट टाइम एज short a time as possible by employing adequate number of parties so that the rail temperature is not likely to vary appreciably। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। फिर गैप कैसा मापेंगे आप, भाई दो रेल के बीच में जो गैप है, जॉइंट गैप कैसे मापेंगे, तो हाँ, जॉइंट गैप शैल बी मेजर्ड बाय टेपर गेज which is generally given in mm, नीचे दिया है आपको, ये टेपर गेज है, and the readings entered in the proforma in annexure 3/6, annexure 3/6 के प्रोफार्मा में एंट्री करना है। तो इस प्रकार का टेपर गेज हुआ करता है दोस्तों, है कि नहीं, ये ग्रेजुएशन मार्किंग वगैरह यहाँ पे सब दी गई है, इसकी सहायता से आपको करना है। सिंपल करना क्या है दोस्तों, करना कुछ भी नहीं है, समझो ये एक रेल हो गई, ये दूसरी रेल हो गई, इसमें जो गैप क्या है ये मापना है आपको, ठीक है, इसको आपको मेजर करना है। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर टेपर गेज इंसर्ट करेंगे, जहां तक ये फ्रीली जा रहा है यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टच कर गया, तो ये जो वैल्यू है ये आप नोट डाउन कर लें, है कि नहीं, सपोज यहाँ पे 11 mm है तो 11 mm गैप है, इस तरीके से, ठीक है, इस प्रकार से इंसर्ट किया जाता है। तो जॉइंट गैप शैल मेजर बाय टेपर गेज इन mm एंड रीडिंग एंटर्ड इन प्रोफार्मा एज शोन इन एनेक्सर 3/6। ठीक है, एनेक्सर 3/6 सिर्फ नजर दौड़ा के दिखाने के लिए लेके जाता हूं आपको। एनेक्सर 3/6 यहाँ पर देखिए दोस्तों, थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा मुझे, मैं बिल्कुल भी इसमें हम लोग ये नहीं करेंगे, रीड और मतलब पढ़ेंगे नहीं, जैसे आपको दिखाना है मुझे ग्लिम्स ना, प्रोफार्मा फॉर गैप सर्वे एंड रेक्टिफिकेशन। तो इसमें क्या किया है दोस्तों, इसमें बेसिकली किया ये है कि इसको पहले तो जो भी पर्टिकुलर जगह का डिटेल वगैरह सब कुछ ले लिया जाएगा, डेट टाइम वगैरह सब, और टेम्परेचर जब आपने गैप सर्वे स्टार्ट किया उस टाइम क्या था, क्लोज किया तो क्या था, अलग अलग ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ पे हो गया कितने नंबर ऑफ जॉइंट्स है, एलएच में कितना गैप है, आरएच में कितना गैप है, ये आ गया। फिर बाद में एक्शन टेकन, अगर सब कुछ ठीक है तो ठीक है, अभी आगे केसेस हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो गैप का एडजस्टमेंट वगैरह कर लेना, अब एडजस्टमेंट करने के बाद में आपने गैप कितना कितना दिया, ये सारी की सारी चीजें आपको लेनी होती है। ओके, तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि गैप सर्वे का जो प्रोफार्मा कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने थोड़ा सा प्रोफार्मा बता दिया, अब आगे बात करेंगे रिकमेंडेड रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ गैप्स। रिकमेंडेड रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ गैप्स, देखिए दोस्तों टेबल 1 आपने देखा था, मैं पीछे लेकर चलता हूँ, ये देखिए आपका टेबल 1 है, ये टेबल 1 आपका है इनिशियल लेइंग गैप्स और एसडब्ल्यूआर, यानी जब आप पहली बार एसडब्ल्यूआर बिछा रहे हैं उस वक्त क्या गैप होना चाहिए वो, क्योंकि हम नया बिछा रहे हैं तो हम एक फिक्स वैल्यू हमारी टेम्परेचर के इंस्टॉलेशन टेम्परेचर के हिसाब से कुछ वो होगा, वो वैल्यू डालें, जैसे हमने भी एग्जांपल के तौर पर लिया कुछ, तो ये रेंज के अंदर आया, तो गैप मान के जो 39 मीटर का है, तो कितना है, बट 4 mm का गैप देना है, ये सिंगल डिजिट वैल्यू है। लेकिन जब मैं गैप सर्वे करूंगा तो जैसा हमने बात किया, डिस्कस किया इसके पहले भी, कि भाई गैप सेम नहीं रहेगा सब जगह, तो वहां पर एक रेंज दे दिया गया। तो टेबल 2 हमारा जो है ये क्या है, आपका गैप कितना हो, कितना होता है, रिकमेंडेड रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ गैप्स इन mm ड्यूरिंग सर्विस फॉर वेरियस रेंजेस ऑफ रेल टेम्परेचर एज शोन इन टेबल 2। ठीक है, यहाँ पर भी जोन वाइज ही है और वैसी पैनल वाइज ही है। फर्क यहाँ पे दोस्तों क्या, इवन इंस्टॉलेशन टेम्परेचर के हिसाब से भी, आप इंस्टॉलेशन टेम्परेचर तो नहीं है, आप जिस वक्त आप गैप सर्वे कर रहे वो टेम्परेचर है, मैं जिस वक्त गैप सर्वे कर रहा हूँ उस टाइम जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर, जिसको मतलब मैं प्रिवेलिंग टेम्परेचर यहाँ कहूंगा तो गलत नहीं होगा, तो वो जो प्रिवेलिंग टेम्परेचर होगा जिस ब्रैकेट में बैठता रहेगा उससे
हिसाब से गैप होना चाहिए। मान के चले कि हमारा जो है आ गया Tm-5, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं मैं। सपोज मेरा जो है टेम्परेचर, अभी टेम्परेचर है Tm-5 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? Tm-5 डिग्री सेल्सियस। अगर मेरा टेम्परेचर Tm-5 डिग्री सेल्सियस है और मैं जोन 1 एंड 2 में हूं, तो जाहिर सी बात है कि मेरा वैल्यू कहां पर आएगा? यहाँ पर आएगा, इसके बीच में आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से 39 मीटर का पैनल है, तो मेरा कितना गैप आएगा? 7 से। चलो इस बार रोल रेल का ले लेते हैं। मान के चलो 26 मीटर की रोल रेल है, तो गैप कितना? 5 से 10 के बीच में होना चाहिए। तो 5 to 10 mm के बीच में गैप होना चाहिए। यहाँ उन्होंने फिक्स नहीं कहा कि भाई 5 mm हो, 10 ही हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो। कहा 5 से 10 के बीच में रहा तो चलेगा। क्या कहा? 5 से 10 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको एक रेंज मिल गई। दिस इज नथिंग बट द रेंज एज पर दिस टेबल 2। ठीक है, तो इट गिव्स यू सम प्ले एरिया कि भाई इसके बीच में रहा तो चलेगा। एग्जैक्टली मैं कहूँ नहीं भाई 8 mm होना चाहिए, तो कहीं 7 होगी तो उसको बढ़ा के 8 करो, कहीं 9 होगी तो उसको खींच के 8 करो। वैसा नहीं, दे हैव गिवन यू प्रैक्टिकल सोल्यूशन, एक रेंज दे दिया है। ठीक है, एक रेंज आपको दे दिया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंगली जो है आपको गैप देखना है। ठीक है, ये है आपका एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बता दिया आपको। ठीक, फिर अब ये देखिए पॉइंट नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इट? लेट अस सी। ये जो आपने टेबल 2 के हिसाब से आपको जो रेंज मिलती है, इस रेंज के आधार पर ये आपका कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट होता है। क्या है दोस्तों? इसको मैं बताता हूं आपको। कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट, the average of the measured gaps is worked out as shown in the proforma for gap survey, जो हमने आपको अभी दिखाया था थोड़ा टाइम पहले। नीचे 3/6 आपको दिखाया ना किस प्रकार से होता है। तो जो भी गैप होंगे, मान के चले कि सो मेनी गैप्स, इतना यही सब ले लिया। ठीक है, वट एवर वैल्यूज आएगी ना, यहाँ कुछ था, यहाँ कुछ था, अलग अलग में अलग अलग था। तो हम क्या करते हैं, इन सबको क्या करते हैं, वी टेक एन एवरेज। ठीक है, वी टेक एवरेज ऑफ ऑल दिस थिंग। इन सबका क्या कहते हैं, हमने एवरेज लिया, वो यहाँ पर लिख दिया। गेटिंग माय पॉइंट? तो कहा द एवरेज ऑफ द मेजर्ड गैप्स इज वर्कड आउट एज शोन इन द प्रोफार्मा। अ कंपैरिजन ऑफ द रिजल्ट्स, फिर बाद में रिजल्ट कंपेयर करें। अ कंपैरिजन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द गैप मेजरमेंट्स रिकॉर्डेड एंड द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ गैप, दैट इज कंसर्न रेंज फॉर गैप गिवन अबव will lead to one of the following cases. कंपैरिजन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द गैप, ये अभी जो हमने मेजर किया वो ये रिजल्ट आ गया, रिजल्ट ऑफ द गैप ये आ गया। ठीक है, एंड द परमिसिबल वैल्यू ऑफ गैप्स, परमिसिबल क्या होगा? जो आपको टेबुलर फॉर्म होगा, परमिसिबल वैल्यू ऑफ गैप जो टेबल में से मिलेगा वो। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करने के आधार पर तीन में से कोई एक केस बनेगा। कंपैरिजन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द गैप मेजरमेंट रिकॉर्डेड, ये सबका एवरेज लिया उसका, एंड द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ गैप जो आपके टेबल, मान के जैसे फॉर एग्जांपल ये। ठीक है, जो भी कंसर्न रेंज होगी गिवन अबव विल लीड टू वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्या क्या केसेस होंगे? इनमें से कोई एक होगा। पहला है केस 1, एवरेज गैप इज विद इन द रिकमेंडेड रेंज बट सम ऑफ द इंडिविजुअल गैप्स फॉल आउटसाइड द रेंज। भाई देखिए यहाँ पर सो मेनी रीडिंग से सारा का सारा जो है एक जैसा तो नहीं होगा, कुछ कम होगा, कुछ ज्यादा होगा। अभी मैंने इन सबका एवरेज लिया, तो एवरेज तो रिकमेंडेड रेंज के अंदर आ रहा है, लेकिन इंडिविजुअल की बात कर तो सेम मैं कहता हूं कि ये वाला जो है आउट ऑफ रेंज है। ठीक है, तो कहा एवरेज गैप इज विद इन द रिकमेंडेड रेंज बट सम ऑफ द इंडिविजुअल गैप्स फॉल आउटसाइड द रेंज। ये हो गया आपका पहला केस। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैंने एक सबसेक्शन ले लिया कि जो जिसको हमने डिवाइड किया था और उसके अंदर हमने गैप सर्वे किया, तो हमने जब एवरेज निकाला तो वो जो रेंज आना चाहिए उस रेंज के अंदर आ रहा है। लेकिन मैं जब इंडिविजुअल जॉइंट देख रहा हूं तो कोई वैल्यू ज्यादा है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर ले लेता कि भाई यही केस होगा और 3 से 7 mm के बीच में गैप होना चाहिए। ठीक है, तो एवरेज हमने निकाला तो मान के चले आया 4.5। तो इजंट इट विद इन द रेंज? यस इट इज। 3 और 7 के बीच में 4.5 आता है, 4.5 कम्स। ठीक है, लेकिन लेकिन दोस्तों इफ आई टॉक अबाउट इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल में अगर कहीं मुझे आई गेट 2 mm,
then it is out of the range ना भाई। 3 to 7 है, होना चाहिए था 2 mm आया तो that is out of the range। इसी तरह से कहीं पे 9 mm आ गया तो out of the range। तो average gap is within the recommended range but some of the individual gaps fall outside the range, that is your case 1। दूसरा क्या है दोस्तों, केस 2, एवरेज गैप फॉल्स आउटसाइड द रिकमेंडेड रेंज। क्या है, एवरेज गैप रिकमेंडेड रेंज के बाहर है। एवरेज गैप इटसेल्फ फॉल्स आउटसाइड द रिकमेंडेड रेंज, ठीक है। एवरेज हमने निकाला ना, वही रिकमेंडेड रेंज के बाहर है, दूसरा केस हो गया। फिर तीसरा क्या कहा, तीसरा क्या है, केस 3, एवरेज गैप एज वेल एज इंडिविजुअल गैप्स फॉल विद इन द रेंज। तीसरा केस आइडियल केस है, एवरेज गैप भी रेंज में है और हर रीडिंग वो रेंज के अंदर है, ठीक है। 3 केस हो गए। इसको ऐसा मैं समझाता हूं आपको कि भाई कोई व्यक्ति है, उसे कोई बीमारी है और डॉक्टर गैस, मान के चलिए कि किसी का पेट दर्द कर रहा है, किसी का पेट दर्द कर रहा है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब मुझे ऐसी ऐसी तकलीफ है, ठीक है। तो डॉक्टर क्या कहता है, ठीक है मैं आपको कुछ टेस्ट रेकमेंड करता हूं, आप ये टेस्ट करा कर आए, ठीक है। पेशेंट टेस्ट करा कर आता है, ठीक। टेस्ट करा के आने के बाद में 3 में से एक केस होगा। एक ये होगा, एक ये होगा कि टेस्ट में कुछ फाइंडिंग्स आई, बहुत बड़ी कोई बीमारी नहीं है, कुछ मेडिसिन देने से इलाज हो सकता है, वो केस 1 है। ओवरऑल पेशेंट ठीक है, एवरेज गैप इज विद इन द रिकमेंडेड रेंज बट सम ऑफ द इंडिविजुअल गैप्स फॉल्स आउटसाइड द रेंज, यानी कि कुछ वैल्यूज कह सकते हैं हम लोग रिपोर्ट के अंदर, कुछ ऊपर नीचे है। भाई डॉक्टर ने कहा कि ये मेडिसिन इतने दिन आप खाइए ठीक हो जाएगा, ये केस 1 जैसा हो गया। दूसरा क्या है दोस्तों, केस 2, एवरेज गैप फॉल्स आउटसाइड द रिकमेंडेड रेंज। कुछ बड़ी फाइंडिंग आ गई, जो नॉर्मल व्यक्ति को होना चाहिए उससे बिल्कुल अलग वैल्यू कुछ आ गई। डॉक्टर विल से समथिंग सीरियस इज देयर, ठीक है, समथिंग सीरियस इज देयर, ठीक है। मतलब क्या, मान के चलिए कि डॉक्टर ने जो है टेस्ट करवाया और उसके अंदर कुछ, फॉर एग्जांपल सोनोग्राफी कराई और उसके अंदर पता चलता है कि कोई ट्यूमर वगैरह आ गया, डॉक्टर कहेगा नहीं ऑपरेशन करना पड़ेगा ना, उसके अंदर पेट के अंदर लम्प्स मिले हैं, गांठ मिली है, ठीक है। तो केस 2 जैसा हो गया। तीसरा क्या है, एवरेज गैस एवरेज गैप एज वेल एज इंडिविजुअल गैप्स फॉल विद इन द रेंज, रिपोर्ट इज परफेक्ट, बिल्कुल भी कुछ उसमें नहीं है। डॉक्टर क्या कहेगा, थोड़ा चला फिरा करो, आपको एसिडिटी हो गई होगी, और रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। ये 3 अलग अलग केसेस हो गए ना। तो ऐसा ही 3 में से एक हमारा कुछ ना कुछ हमें मिलने वाला है, हमें इन 3 में से कोई एक केस मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे अभी हम लोग, ना विल टॉक अबाउट दैट थिंग, ठीक है। पहले हम बात करेंगे एक्शन टू बी टेकन में। एक्शन टू बी टेकन यानी केस टू केस के हिसाब से होगा ना, एक्शन टू बी टेकन, तो कौन सा केस है उस हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। तो केस 1 वी आर टॉकिंग नाउ, वी आर टॉकिंग अबाउट द केस 1। व्हाट इज केस 1, जैसे हमने देखा था, क्या था, एवरेज वाज विद इन द रेंज बट इंडिविजुअल कुछ जॉइंट्स के जो है वैल्यूज आगे पीछे थी। तो केस 1 में क्या कहेंगे, rectification work should be restricted to correcting the individual gaps which falls outside the recommended range, ठीक है। यानी कि एवरेज बराबर है इंडिविजुअल जॉइंट गैप्स या तो ज्यादा है या तो कम है, उस रेंज के बाहर है ना, रेंज से बाहर। रेंज से बाहर का मतलब क्या है, मान के चले हमारा केस में है, हमारा रेंज दिया 7 to 11 mm, 7 to 11 mm का अगर रेंज दिया है तो 6 mm 5 mm ये सारे के सारे आउटसाइड द रेंज है, 12 mm 13 mm ये सारे आउटसाइड द रेंज है, ठीक है। तो क्या कहा कि जो भी इंडिविजुअल जॉइंट का गैप में गड़बड़ होगा उसको आपको करेक्ट करना है। कैसा करते हैं करेक्ट, ऐसा करेंगे करेक्ट कि जैसे एक जॉइंट पे मान के चले कि 2 mm गैप कम है और अगले वाले में जो है गैप थोड़ा सा ज्यादा है, इस रेल को थोड़ा सा उधर दूसरी तरफ पुश करेंगे तो होगा क्या, ये रेंज में आ जाएगा और देखना कि वो भी रेंज में होना चाहिए, हो गई बात खत्म। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक चीज कही है,
क्या कहा है? अंडर नो सर्कमस्टांसेस एडजस्टमेंट शैल बी डन बाय कटिंग अ रेल और इंट्रोड्यूसिंग अ लॉन्गर रेल। ठीक है, कोई ये कहेगा कि कौन रेल जॉइंट्स को आगे पीछे करते बैठेगा, गैप ज्यादा आ रहा है तो बोले चलो रेल के थोड़ा सा हिस्से को काट दिया जाए। भाई 5 mm ज्यादा आ रहा है तो बोले 5 mm का क्लोजर निकाल देते हैं, गैप अपने आप हो जाएगा। कोई दिमाग लगाएगा? ये नहीं करना है। या इसी तरीके से कहीं पर क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा गैप है तो बोले यार अभी इसको कौन एडजस्ट करते बैठे, या एक नई रेल डाल देते हैं हम लोग। ये केस वन में ये नहीं करना। क्यों? क्योंकि ओवरऑल आपका एवरेज बराबर है, इंडिविजुअल में प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि रेलों को आगे पीछे अगर आप करोगे, थोड़ी मेहनत करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए मना किया कि ना यहाँ पे रेल को काटा जाएगा ना नई रेल डाली जाएगी केस वन में। ठीक। दूसरा केस टू, हमने क्या कहा था कि ये बिल्कुल सीरियस मैटर। सीरियस का मतलब यहाँ पर ये है कि आउट ऑफ द रेंज ही हो गया। क्या हो गया? आउट ऑफ द रेंज चला गया, पूरा एवरेज और इंडिविजुअल सब बाहर चला गया। तो उसको आपको बिल्कुल नया LWR, सॉरी SWR, नया SWR बिछाने की जैसी मेहनत करनी है आपको यहाँ पर। क्या कहा केस टू में? द जॉइंट गैप्स shall be systematically adjusted from one end to the other end of the subsection। तो जो सबसेक्शन में आपका एवरेज और इंडिविजुअल सब कुछ आउट ऑफ द रेंज जाता है तो क्या करेंगे आप? एक सिरे से स्टार्ट करेंगे, पहली रेल से लेकर यानी जॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 सो ऑन, सारे के सारे सिस्टमेटिकली गैप एडजस्टमेंट करते हैं आप चले जाएंगे। The joint gap shall be systematically adjusted from one end to the other end of the subsection। ठीक है, कैसा करेंगे? The rail shall be unfastened over convenient length, the gaps adjusted to the initial laying gaps as per para 319 and rail fastened। मतलब क्या हुआ? चाबियां निकाल दी जाएगी, रेल को फ्री कर दिया जाएगा, फिर बाद में रेल को पुश किया या पुल किया जाएगा, अकॉर्डिंगली आप गैप देते जाएंगे। अब यहाँ सवाल उठता है कि गैप कितना दिया जाए, तो क्या कहा? एज पर पैरा 319 इनिशियल लेइंग गैप एज पर पैरा 319। ऑल्दो ये SWR हमारा एग्जिस्टिंग था, लेकिन अगर केस टू के केस में आता तो हम क्या करेंगे? अब जिस वक्त हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं उस टाइम पे जो टेम्परेचर होगा उस हिसाब से जो आपको टेबल वन में, टेबल वन कह रहा हूं, टेबल टू नहीं कह रहा हूं मैं आपको, टेबल वन में जो गैप दिया होगा उस हिसाब से गैप देते चले जाएंगे। यानी सब जगह इक्वल इक्वल गैप हम देते चले जाएंगे। अब इस प्रक्रिया में दोस्तों क्या हो सकता है? इस प्रक्रिया में दो में से एक चीज होगी, या तो रेल लंबी हो जाएगी या तो छोटी हो जाएगी। तो कहा इन दिस केस इंट्रोडक्शन ऑफ लॉन्गर और शॉर्टर रेल माइट बी रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि ये प्रोसेस करते करते हो सकता है कि आपको जो है कभी एक बड़ी रेल डालनी पड़े या छोटी रेल डालनी पड़े, या कभी ये भी हो सकता है कि रेल काटनी पड़े। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं यहाँ पर। जहां पहले मना किया था क्योंकि एवरेज रेंज के अंदर था, यहाँ पर एक तरफ से आप करते जाएंगे। अगर लास्ट में जाके आपकी रेल बढ़ गई तो रेल को काट के आप निकाल देंगे, या आप लास्ट में अगर ये पता चलता है कि भाई गैप जो है बहुत ज्यादा हो गया, नई रेल डालने की जरूरत पड़ेगी, तो शॉर्टर या लॉन्गर रेल यहाँ पर डाली जा सकती है। ये हो गया आपका केस टू। ठीक है, जो क्या किया डॉक्टर ने यहाँ पर? बोला कि भाई मेजर सर्जरी था या जो कुछ था उसे उन्होंने किया, और उसके बाद में जो है जो भी मेडिसिन देना है जो कुछ करना सब कर दिया। ये यहाँ पर ये दूसरा केस हो गया। और तीसरा केस दोस्तों, जैसा हमने कहा कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है। ठीक है ना? तीसरा केस क्या है? कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब कुशल मंगल है। हाँ, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, तो कुछ करना ही नहीं। जैसे मैंने कहा ना, डॉक्टर बोलेगा थोड़ा चला फिरा करो भाई, आपको एसिडिटी हो गई होगी, बाकी बिल्कुल नॉर्मल हो आप। ऐसा हुई केस थ्री, नो एक्शन हैज टू बी टेकन। भाई इंडिविजुअल गैप बराबर है, एवरेज बराबर है, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, छोड़ देना उसको। ठीक है, तो ये तीन केस हो गए। मैं एक बार आप सभी लोगों के लिए रिपीट कर देता हूं, एक बार रिपीट कर देता हूं। केस वन क्या है? केस वन क्या है? एवरेज गैप
रिकमेंडेड रेंज के अंदर है, बट इंडिविजुअल गैप आउटसाइड द रेंज। यानी कि जैसे कि मान के चले मैंने ले लिया था 7 to 11 वाला एग्जांपल लिया था, हमने एवरेज निकाला, मान के चलो 10 ज्वाइंट थे, उन सबका इंडिविजुअल कुछ वैल्यू था उनका, सबका आपने ऐड किया, डिवाइड बाय 10 कर दिया, डिवाइड बाय 10 करने के अपने एवरेज वैल्यू जो आई, मान के चले कि आई 8.5, 8.5 एवरेज गैप आया। तो 7 और 11 के बीच में आता है 8.5 आ रहा है, दैट मीन्स क्या है, विद इन द रेंज है। तो एवरेज क्या हो गया आपका, विद इन द रेंज हो गया, आपका क्या हो गया, एवरेज विद इन द रेंज हो गया। ठीक है, अब मान के चलिए कि एक या दो जॉइंट ऐसे हैं, कहीं पर मान के चलो कि 6 mm का गैप मिल रहा है, कहीं पर मान के चलो कि 13 mm का गैप मिल रहा है। तो ये जो दो रीडिंग्स की मैंने बात की, ये दोनों आउट ऑफ द रेंज थे, तो यहाँ क्या किया जाएगा, यहाँ पर भाई रेलों को आगे पीछे मूव ऑन किया जाएगा और गैप को रेक्टिफाई किया जाएगा। बिल्कुल भी नई रेल ना बदली करना है, ना रेल को काटना है। ठीक, दूसरा केस क्या है, एवरेज गैप फॉल्स आउटसाइड द रिकमेंडेड रेंज, एवरेज गैप फॉल्स आउटसाइड द रिकमेंडेड रेंज, यानी कि रिकमेंडेड रेंज के बाहर है। तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे, एक तरफ से जॉइंट नंबर 1 से लेकर जो इनिशियल गैप होगा, इनिशियल लेइंग गैप पैरा 319 हमारा पीछे ही है, यहाँ पर देखिए ये वाला, इस हिसाब से जो आपका वो टेम्परेचर होगा उस वक्त का होगा, जैसे भी पैनल होंगे 26 मीटर या 39 मीटर जो भी होंगे, उस हिसाब से उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में जो भी गैप आता होगा, वो गैप आप एक तरफ से देते देते चले जाएंगे। अब ये देने में क्या होगा कि लास्ट में आइदर रेल विल आइदर बी टू लॉन्ग or it will be too short. If it is too long, we will cut that rail. We will cut that rail. And if it is too short, what we will do? We will put a new rail at the end. बराबर है, तो ये परमिसिबल है यहाँ पर केस 2 में। केस 3 में एवरीथिंग इज फाइन, नथिंग हैज टू बी डन। क्यों? क्योंकि एवरेज गैप और इंडिविजुअल गैप सब रेंज के अंदर है। तो ये 3 केसेस थे दोस्तों। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें ध्यान में रखें। एक और पॉइंट हम देख लेते हैं, क्या कहा, as far as possible the day chosen for rectification should be a day on which the rail temperature is not likely to vary much during rectification period। यानी कि ये जो एडजस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं, है कि नहीं, ये जो एडजस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं, ये ऐसे दिन में किया जाए जिस दिन पे बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है कि रेल तापमान में वेरिएशन हो, ऐसे दिन किया जाए। यानी कि स्टेबल मौसम होना चाहिए। द डे चोजन फॉर रेक्टिफिकेशन शुड बी अ डे ऑन विच द रेल टेम्परेचर इज नॉट लाइकली टू वेरी मच ड्यूरिंग रेक्टिफिकेशन पीरियड। आई बात समझ में? ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट सेशन में हम लोग पैरा 321 से आगे हम लेंगे, पैरा 320 तक हमने कवर किया है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग पैरा 321 के आगे जाएंगे। ओके, थैंक यू।